Welcome, guys. Welcome to the टेस्ट टू डिस्कशन, आंसर डिस्कशन। सो इसमें कर कर क्या रहे हैं हम लोग? लेट अस सी जो सुबह का टेस्ट था उसके आंसर्स क्या क्या हैं और उनका कंसेप्ट्स क्या क्या है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सो GFCF represents the net investment in physical assets within the economy during a given period, excluding investment in financial product. Statement 2, GFCF includes land purchases and inventories held by businesses to meet seasonal demand. इसका आंसर क्या होगा? What will be the answer? Answer will be C. Okay, इसका आंसर होगा C. सो इसमें क्या है? तो GFCF जो होता है, सबसे पहले देखो सेकंड ऑप्शन में लैंड परचेजेस। सो क्या लैंड परचेजेस, ओके, विल देयर बी एनी डेप्रिसिएशन इन लैंड? अगर सपोज आप लैंड पे फैक्ट्री वगैरह बना रहे हो तो क्या लैंड का डेप्रिसिएशन होता है कि लैंड का अप्रिसिएशन होता है ओवर टाइम? क्या लैंड का डेप्रिसिएशन होता है या अप्रिसिएशन होता है? एम ए ऑडिबल? अप्रिशिएट करता है लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट गेट्स वैल्यूएबल ओवर टाइम। ओके, वेयर एंड टेयर नहीं होता है। उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट, GFCF बिल्कुल सही है। नेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद ऐसी चीजें जो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, प्लीज रिमेंबर, जो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है, तो क्या फिनेंशियल प्रोडक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे क्या उससे कुछ फिजिकल कैपिटल बनेगा आपका? नहीं होगा। ओके, सो दिस इज करेक्ट। यहां एक्सक्लूड बता रहा है, फिनेंशियल प्रोडक्ट आपने हटा दिया GFCF से। ओके, एनी इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव डन फॉर अ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, इट विल कंस्टिट्यूट अंडर GFCF। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये डी नहीं होगा। मुझे पता है कि डी नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहां पर बोल रहा है इंक्लूड्स लैंड परचेजेस। ओके, सो यहां पर जो चीज है आप देखोगे, लैंड परचेजेस आर जनरली नॉट काउंटेड एज दे डू नॉट डेप्रिशिएट इन द सेम वे। जैसे कि दूसरे फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट करते हैं उस तरीके से लैंड जो है आपका डेप्रिशिएट नहीं करता है। ओके, सो यू कैन नॉट से दैट, ओके, यू कैन नॉट से दैट इट इज पार्ट ऑफ द GFCF। अब हम बात करते हैं इन्वेंटरीज की। भाई तुम्हारे ग्रैंडफादर के समय का जो लैंड था आज ज्यादा वैल्यूएबल है, अप्रिशिएट किया है उसका प्राइस की डेप्रिशिएट किया है? हाँ, certain exceptions are there, but we are not talking about those exceptions. In general, GFCF में लैंड परचेजेस तो नहीं होता है बिकॉज डेप्रिशिएट दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरह डेप्रिशिएट नहीं करता है। एट द सेम टाइम इन्वेंटरीज अगर आप देखें तो इन्वेंटरीज किसका पार्ट है? फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है कि वर्किंग कैपिटल का पार्ट है? GFCF में आता क्या क्या है आपका, पहले ये समझो। GFCF में आपका मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट है, जितना भी आप मशीनरी पे इन्वेस्ट करते हैं, आप इक्विपमेंट खरीदने पे इन्वेस्ट करते हैं, आप बिल्डिंग बनाने में, फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाई है आपने, उस पे इन्वेस्ट करते हैं, और किसी भी टाइप के इंफ्रा पे आप इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट कंस्टिट्यूट GFCF। दैट कंस्टिट्यूट्स व्हाट? GFCF। वेयर एज land purchase is not part of GFCF because it does not depreciate. Okay, it does not depreciate in the same way as other assets. मशीनरी depreciate करेगा, इक्विपमेंट depreciate करेगा। आपने लैपटॉप खरीदा अपने बिजनेस के लिए, दैट इज GFCF और नॉट? यू हैव ब्रॉट ए लैपटॉप टू वर्क फॉर योर बिजनेस, आपका बिजनेस है, उसके लिए आपने लैपटॉप या टैबलेट खरीदा, सो दैट बिकम्स योर GFCF बिकॉज दैट इज एन इक्विपमेंट। लेकिन क्या ओवर टाइम लैपटॉप का दाम बढ़ेगा कि घटेगा?
अगर 5 साल पुराना लैपटॉप है, इट विल बिकम मोर वैल्यूएबल क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है। ओके, आपका जो प्रोसेसर है वो स्लो हो रहा है, देयर इज वेयर एंड टेयर इन द लैपटॉप विच यू हैव यूज्ड एज एन इक्विपमेंट फॉर योर बिजनेस। लेकिन क्या जिस लैंड पे आपका घर है वो सेम तरीके से 5 साल के बाद कम रहेगा क्या? इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इट विल राइज। ओके, सो जीएफसीएफ में आंसर विल बी सी, because it does not include land purchases and does not include inventories. Inventories will be part of your working capital, मतलब डे टू डे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे के लिए जो आपको रोजमर्रा की चीजें जिसको हम कहते हैं, फॉर दैट इट विल इंक्लूड। अब यहां पर आप देखो, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। सो देयर इज सपोज मोमो शॉप। तो मोमो वाला जो है उसका जीएफसीएफ क्या होगा? मोमो मेकिंग मशीन, द स्टीमर, द डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन, अगर वो कुछ और दे रहा है अपने कस्टमर्स को। लेकिन जो चिकन होता है या जो वेजिटेबल्स आएगा या जो मैदा आएगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ जीएफसीएफ और नॉट? उस बिजनेस में जो उसका डेली के कंजम्पशन के लिए जो चिकन आएगा, वेजिटेबल्स आएंगे, पनीर आएगा, वट एवर मोमो ही इज सेलिंग, will that form a part of this thing? No, it will not, because that is inventory for the daily upkeep of his business, which gets consumed in the process. Okay, which gets consumed in the process of operation. So this will be part of the working capital, the inventories. Whereas अगर उसने एक बार स्टीमर खरीद लिया या कोई मोमो बनाने की मशीन खरीद ली, तो क्या वो कंज्यूम हो जाएगा? क्या एक बार मोमो बनाओगे उसके बाद वो मशीन गायब हो जाएगी, या वो मशीन मोमो के अंदर चली जाएगी? कि वो कंटिन्यू रहेगी आपके साथ विथ ए सर्टेन डेप्रिसिएशन। मतलब हर यूज के साथ वो मोमो बनाने की मशीन में वेयर एंड टेयर आएगा, लेकिन इट विल बी विथ यू। वेयर एज जो चिकन है या जो पनीर है और वट एवर मैदा इज देयर, दैट विल गेट कंज्यूम्ड इंटायरली। Okay, now did you understand the concept of GFCF? It does not include land, it does not include inventories, okay, and it excludes investments in financial product. मतलब आपने अगर मशीन खरीदा, सब चीज खरीद ली आपने, उसके बाद जो आपके पास पैसे बचे थे उसको स्टॉक मार्केट में लगा दिया या शेयर मार्केट में लगा दिया बिजनेस के नाम पे, या आपने एक्विजिशन कर लिया, सपोज यू एक्वायर्ड द शेयर ऑफ अदर कंपनी, तो वहां पर क्या होगा? दैट विल नॉट कंस्टिट्यूट जीएफसीएफ। ओके, दैट इज not going to constitute the GFCF. Is this clear? The answer is C. The answer to question number 1 is C. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइव आईज अलायंस में। ओके, सो somebody had said कि ग्रामेटिकली थोड़ा रॉन्ग है ये, बट यू नो यूपीएससी इज आल्सो फॉलोइंग दिस मेथड ओनली। एग्जैक्टली यूपीएससी से ही निकाला है। सो इसमें पूछ क्या रहा है कि जो फाइव आईज मेथडोलॉजी है, या सॉरी फाइव आईज ग्रुपिंग है, उसमें से कौन से मेंबर्स हैं? तो आपको पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग एंग्लोस्फेरिक कंट्रीज, ओके, एंग्लोस्फेयर वाली कंट्रीज फाइव आईज के मेंबर हैं। इट इज व्हाट? इट इज ए इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड शेयरिंग और अलायंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। तो जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनका ये अलायंस है फाइव आईज। सो देयर आर फाइव कंट्रीज और पांचों की आंखें हैं जो स्पाई कर रही है। ओके, सो अभी जो पन्नू वाला देखा था आपने, क्या नाम था उसका, पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो उसमें क्या हुआ था? फ्रॉम वेयर डिड दे गेट द इंफॉर्मेशन कि पन्नू को मारने का प्लान बना रहा है इंडिया? दैट इंफॉर्मेशन वाज कमिंग फ्रॉम फाइव आईज ओनली। ओके, हाँ, निज्जर का भी। सो कनाडा में, ओके, कनाडा में Canada is also part of this. So Canada had solicited the help of Five Eyes. Okay. So जर्मनी पार्ट होगा, स्वीडन पार्ट होगा, जापान। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर विल बी ओनली वन पेयर, क्योंकि इसमें से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इसमें से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया विल बी पार्ट। अब हम आते हैं
आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन मनी मार्केट। मैंने क्लास में बताया है मार्केट्स आर ऑफ टू टाइप्स, देयर आर कैपिटल मार्केट्स एंड देन देयर इज द मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, यू आर देयर फॉर लॉन्ग टर्म टूल्स, वेयर एज इन मनी मार्केट आपके पास डिस्पोजल पे क्या रहता है, शॉर्ट टर्म टूल्स रहता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। यहां पर देखो कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ यही देखना है कि इसमें से लॉन्ग टर्म के लिए क्या है उसको हटा देना है, बिकॉज मनी मार्केट पूछ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म टूल्स विल बी स्टिकिंग फॉर द आंसर। सो क्या लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड पार्ट होगा इसका? अगर आपको थोड़ा भी पता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है, यू वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, ऑल फोर नहीं होगा। कमर्शियल पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हटा दो इसको। तो ओनली थ्री भी नहीं होगा, आइदर इट विल बी ओनली वन एंड ओनली टू। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर, certificate of deposit and commercial paper both are short term tools, both are unsecured short term tools, correct? So ये क्या होता है, सॉरी, कमर्शियल पेपर इज अ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट? और उसके साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ओके, इट इज ऑल्सो फ्रॉम 1 मंथ टू 6 मंथ। फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, बिकॉज सीडी जो है आपका 1 से 6 महीने तक रहता है। अब 1 से 6 महीने तक रहेगा तो आंसर विल बी ओनली टू। क्या इसको थोड़ा सा याद आ रहा है आपको? कहीं देखा है इस क्वेश्चन को आपने? क्या इस क्वेश्चन को कहीं पे आपने देखा है? 2023 के प्रीलिम्स में कैपिटल मार्केट पे आया था क्वेश्चन सिमिलर। भाई इस पे इसको गलत नहीं करते, ओके, बिकॉज वी हैड डिस्कस 2023 का कैपिटल मार्केट, 2023 का कैपिटल मार्केट हमने डिस्कस किया था। सो इसको गलत नहीं करना चाहिए था टेक्निकली आपको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई वॉज होपिंग किसी को 120 तो आना चाहिए था इस बार। व्हेन आई वाज सेटिंग द पेपर, कभी कभार बहुत आसान लग रहा था तो थोड़ा सा मैं ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर दे रहा था, बट आई आई हैड होप्ड दैट समबडी वुड हैव, ओके, 90s में तो रहना चाहिए था। दैट्स समथिंग दैट आई बिलीव, ओके। एनीवेज, per capita income is calculated by dividing the GDP by its total population, providing a measure of the average income. This is correct. पर कैपिटा इनकम तो ऐसे ही निकालते हैं, जीडीपी से टोटल पॉपुलेशन, जीडीपी पर कैपिटा आ जाता है। नेशनल इनकम टेक्निकली क्या होता है, नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, बट ये भी ठीक है। A significant increase in per capita income over time always indicate an improvement in the standard of living and economic well-being. Does it happen? मैंने बताया था ना आपको कि देर आर कंट्रीज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इक्वेटोरियल गिनी का। इक्वेटोरियल गिनी जो है दैट इज एन ऑयल रिच कंट्री इन अफ्रीका, और वहां का पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, और वहां पर हर चीजों का दाम बहुत हाई है, लेकिन 95% ऑफ द कंट्री लिव इन एब्जेक्ट पोवर्टी, whereas 5% of the people who are closer to the president and vice president, they are very wealthy and they are driving the per capita income। क्योंकि यहां पर ये थोड़ी देख रहा है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है। वो क्या कर रहा है, मुकेश अंबानी का भी पैसा, तुम्हारा भी पैसा, अदानी का भी पैसा प्लस करके डिवाइडेड बाई 3 कर दे रहा है। if okay, suppose per capita income in a country there is Mukesh Ambani, you and Adani, तो वो ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा, वो क्या करेगा, तीनों का पैसा लेके डिवाइड कर देगा टोटल पॉपुलेशन से, ओके। हाँ, बिहार जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे, इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, $2500, अभी शायद 2700 के करीब हो गया है रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन बिहार का कितना है, बिहार का स्टिल वी आर एट $1300-1200। ओडिशा का कितना है, वही है $1400-1500, राइट। तो यहां पर क्या है, गुजरात में अगर आप देखोगे, गुजरात में $4000 है, नेशनल एवरेज 2700 है, गुजरात का 4000 है,
और यहीं पर बिहार का 1200-1300 है, 1200-1300। ओके, सो आंसर विल बी सी, बिकॉज दिस विल बी गलत। Increase in per capita income doesn't always indicate an improvement in the standard of living and economic well-being. It can merely see that कि GDP grow कर रहा है आपका, and that can be due to any reason. इंडिया का जीडीपी कैसे ग्रो कर रहा था, मैंने बताया था आपको, रियल एस्टेट बूम। तो क्या रियल एस्टेट बूम से गरीबों का फायदा हुआ क्या? बहुत कम, बहुत कम फायदा हुआ रियल एस्टेट बूम से। जीडीपी कैसे बढ़ रहा है आपका? हमने इन्फ्लेट किया है जीडीपी बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लैक मनी। सो क्या उस टाइप के इन्फ्लेशन में, जब जीडीपी आपका ब्लैक मनी से इन्फ्लेट हो जाता है, जब 50 लाख का फ्लैट 5 करोड़ में बिकने लगता है, तो क्या होता है? ऑब्वियसली जीडीपी इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग द वैल्यू। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना है? 50 लाख है, उसका वैल्यू कितना दिखा रहे हो? 5 करोड़ दिखा रहे हो। सो जब आप ये कह रहे हो कि 5 करोड़ का वैल्यू है, तो जीडीपी ऑलवेज विल बी इंक्रीज, जीडीपी विल ऑलवेज इंक्रीज। तो वहां पर लेकिन पर कैपिटा इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सॉरी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों के प्रोस्पेरिटी पे और जनरल वेलबींग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अ पर्सन इज एबल टू बाई अ सेकेंड फरारी और अ थर्ड मर्सिडीज, बट अ नॉर्मल पुअर गाय इज स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर 2 स्क्वायर मील्स अ डे। सो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट 2। यस भाई, पूछो डाउट। सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल करना। इस क्वेश्चन में सर मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है सर। सेकंड स्टेटमेंट तो समझ में आ गया मेरे को एग्जैक्टली जैसे आपने बोला, और इसमें ऑलवेज दिया हुआ है तो वो गलत हो ही गया। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो जीडीपी निकाल के अपन उससे लेंगे, तो वो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जो नेशनल इनकम है, मेरे को एग्जैक्ट धुंधला धुंधला है थोड़ा। नेशनल इनकम अपन निकालते कैसे? नेट नेशनल प्रोडक्ट से नहीं निकालते क्या? एनएनपी से जो आएगा फिर उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके, वही प्योरेस्ट फॉर्म है ना। मैं कई जगह आपने समुद्रगुप्त भाई से भी पूछा था, जीएनपी से निकालेंगे एनएनपी से निकालेंगे, वही तो एकदम एग्जैक्ट होता है, क्योंकि उससे अपना रेमिटेंस लेके, मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो सब हो जाता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करके फिर के नहीं करेंगे, तो इसमें तो जीडीपी बटा में कर दिया पॉपुलेशन। तो ये तो बहुत ज्यादा सस लग रहा है मेरे को, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सस लग रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं, अनकरेक्ट तो दे नहीं सकते। प्योर फॉर्म, कैलकुलेशन बेस्ड, व्हाई वी डोंट गो फॉर एनडीपी या वाइट, सॉरी, एनएनपी हम क्यों नहीं जाते? देखो, चार चीजें हम बताती है ना, चार चीजें हमें पता चलती हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब चीजें हमें पता चलती है, करेक्ट। सो उसमें जीडीपी हम लेते हैं इन जनरल, बिकॉज बाकी जितनी भी चीजें हैं, ओके ठीक है, यू कैन से दैट एनडीपी, नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वहां पर आप इन्फ्लेशन से हटा रहे हो, या रियल जीडीपी भी आप ले रहे हो एक तरीके से, ये इन्फ्लेशन आप हटा दोगे, वेयर एंड टेयर हटा दोगे। बट कैलकुलेशन में सबसे आसान क्या है? कैलकुलेशन में सबसे आसान क्या है? किसको लेना? सो जनरली नेशनल इनकम जो है, फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस सबसे क्लोजली जीडीपी के साथ आप ट्रैक करते हो। ओके, आप क्या करते हो? जीडीपी के साथ, ओके, आप ट्रैक करते हो, एंड जीडीपी के साथ ही, ओके, जीडीपी के साथ ही आप उसको देखते हो। ओके, हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हो। सो दिस इज फाइन, नथिंग 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 रॉन्ग इन हियर। ओके, पर कैपिटा इनकम जो है, उसमें जीडीपी एक बड़ा कंपोनेंट प्ले करता है, जीडीपी पर कैपिटा और पर कैपिटा इनकम उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, दिस इज करेक्ट। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, कितने कितनों ने गलती किया है इसको बताओ। क्या क्लास में चीख चीख के मैंने बताया इसको? दिस हैज बीन डन इन क्लास मल्टीपल टाइम्स। वो गलत किसने किया है इसको? हाउ मेनी पीपल आर देयर जिसने इनको इसको गलत किया? भाई मैंने बताया था आपको कितने बार, मैंने वो पाई चार्ट भी बना के दिखाया आपको कि देखो भाई ऐसा होगा। सो इसमें से आंसर क्या है? इसमें से आंसर क्या है? विच ऑफ द अबव करेंसीज आर इंक्लूडेड इन द बास्केट ऑफ करेंसीज दैट मेक अप द आईएमएफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट? नन, नन ऑफ द अबव। क्या क्या होता है? यूएसडी, यूएस डॉलर, यूरो, येन, युआन एंड पाउंड, ये पांचों पार्ट होते हैं, करेक्ट। सो आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। स्विस फ्रैंक नहीं होगा, रुपी नहीं होगा, ब्राजीलियन रियाल नहीं होगा,
साउथ कोरियन वॉर नहीं होगा। यहां पर एक चीज क्या हो सकती है, अगर सिमिलर क्वेश्चन आपको यूपीएससी देगा तो देयर कैन बी प्रेशर ऑन यू, आते हुए भी गलत कर सकते हो कि यार, क्योंकि नन ऑफ द अबव अगर करना है आंसर आपको, तो सॉलिड आपको बैकग्राउंड होना है। अगर वहां पर, आई एम टेलिंग यू दिस विथ एक्सपीरियंस, अगर आपको नन ऑफ द अबव टिक करना है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, तो वहां पर बहुत ज्यादा हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने फैक्ट्स पे। थोड़ा भी अगर आप इधर उधर हैं, ऐसा लगे कि अरे यार ऐसा था क्या, मुझे याद तो है लेकिन मैं रिवाइज नहीं कर पाया या नहीं कर पाया, तो वहां पर प्रेशर आ जाता है किसी एक को एटलीस्ट चूज करने का। क्या कुछ नया ऐड हुआ है क्या, क्या मेरे कहने के मेरे पढ़ने के बाद क्या इंडियन रुपी ऐड हो गया है क्या, ऐसा कुछ लगेगा। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट दैट मल्टीपल रिविजन्स हैव टू बी डन ऑफ इवन मंडेन फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड आप ले लेते हैं। ओके है ना, नन कैसे हो सकता है, बेसिकली नन ऑफ द अबव यूपीएससी देगी कि नहीं देगी। ओके, which action among the following would lead to a reduction in the expansion of money supply? तो I think there was slight confusion. reduction in expansion मतलब क्या होता है, वही मतलब रुक गया, मनी सप्लाई बढ़ रहा था उसको रोक लिया गया। So increase in use of cash in the economy, decrease in cash reserve ratio, increase in borrowings in the economy, increase in deposit। तो डिपॉजिट तो होगा नहीं, अगर डिपॉजिट होगा तो देयर विल बी मोर मनी टू बी लेंट, देयर विल बी मोर मनी टू बी लेंड। तो यहां पर मनी सप्लाई, एक चीज समझो, मनी सप्लाई कब बढ़ेगा, व्हेन बैंक्स विल हैव मोर मनी। जब बैंक्स के खाते में ज्यादा पैसा जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू मनी सप्लाई हैड बीन इंक्रीज, मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई हैज इंक्रीज्ड, द मनी मल्टीप्लायर हैज हैपेंड और मनी मल्टीप्लायर हैज इंक्रीज, आई कैन से दैट। और ये जो है, समझो, क्या सीआरआर बढ़ेगा या घटेगा, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा या घटेगा, किस सिचुएशन में, इन विच सिचुएशन देयर विल बी मोर मनी एट द बैंक्स डिस्पोजल, इन दिस केस ओनली लेस सीआरआर। तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों से मनी सप्लाई बढ़ रहा है एंड इंक्रीज इन बोरोइंग्स। सो ऑप्शन सी इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ बी एंड डी। कैन आई से लाइक दैट कि जब बी और डी पॉसिबल होगा तो सी आपका पॉसिबल होगा। when there will be more money with the banks, they can lend more money। जब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा, so they can lend more money। तो उस केस में आंसर विल बी ए, बिकॉज व्हेन यू यूज कैश इन द इकोनॉमी, बैंक्स के पास वो कैश का एक्सेस नहीं हो रहा है। सो दिस विल लीड टू द रिडक्शन ऑफ मनी सप्लाई। ओके, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7। सो आई हैड सेंट अ क्लैरिफिकेशन, देन आई हैड रिट्रैक्टेड इट। I had sent a clarification and I had retracted it. Okay, so I'll not be pointing fingers, ठीक है, but somebody had confused me here। मेरे को लगा कि गलत स्टेटमेंट है लेकिन सही स्टेटमेंट है तीनों। ओके, सो असर्शन 1 देखते हैं। एफडीआई इज कैरेक्टराइज्ड नॉट ओनली बाय इट्स एम, ओके, money supply generally happen, okay, मनी सप्लाई जनरली हैपन थ्रू द बैंक्स। ओके, मनी सप्लाई का जो इंक्रीज होता है, बैंक्स फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है पैसा, बिकॉज व्हेन द, ओके, जब पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग दैट कैश, ओके, तो वो बैंक के पास नहीं जा रही है, बैंक को एक्सेस होना जरूरी है। ओके, सो एफडीआई इज कैरेक्टराइज नॉट ओनली by its aim to exert a significant degree of control over a foreign business, but also by strategic long term interest। मैंने बताया था एफडीआई का क्या सिग्निफिकेंस है या क्या कंपोनेंट्स है, हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। एफडीआई हमेशा क्या रहता है, आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बाई करने की कोशिश करता है। एफडीआई जो होता है, इट इज नॉन डेट क्रिएटिंग, प्लीज रिमेंबर 2020 प्रीलिम्स में पूछा था, इट इज नॉन डेट क्रिएटिंग, इट डजंट क्रिएट ए डेट। ओके, सो ये ठीक है एफडीआई, दिस इज डन। सो
It helps in fostering technological transfer, enhancing managerial skills, and contributing to the development of the host country's infrastructure. Absolutely correct. Because if you are investing for a long-term strategic interest and are not creating a debt, so वहां पर क्या होता है, there will be transfer of technology, there will be transfer of research and development, there will be transfer of managerial skills. Why? Because you wish that your business is successful in the long run. Whereas एफपीआई क्या होता है, एफपीआई को हम और क्या बोलते हैं, एफपीआई को वी से हॉट मनी, एफपीआई इज लाइक हॉट मनी, तुरंत भाग जाता है पैसा। एफपीआई क्या होता है, आप क्विक बक्स, शॉर्ट टर्म में, यू डोंट विश टू स्टे इन द कंट्री फॉर लॉन्ग। अभी रिसेंटली जो स्टॉक मार्केट का क्रैश आया था, आपने सुना होगा, एफपीआई सेल्स इन 48 आवर्स $1 billion, $5 billion वर्थ ऑफ एफपीआईज have been sold in the past 48 hours। तो क्या एफडीआई में जो लॉन्ग टर्म इंडिया में आया है, तो व्हाट इज एफडीआई? Suppose Hyundai is creating a factory in India. Hyundai is a Korean company and it is creating a factory in India. That is your FDI investment. Whereas there is a hedge fund company which is investing in 1% share or 0.3% share of Paytm. अभी Paytm का शेयर खरीद लिया ना जेपी मॉर्गन ने, कितना खरीदा? 0.6%, बिकॉज इट वांटेड टू मेक अ क्विक बक। क्योंकि पेटीएम में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो इट वांटेड कि बहुत नीचे चला जाएगा पेटीएम तो देयर विल बी रिट्रैक्शन। मतलब अगर मान लो बहुत नीचे चला जाता है जब शेयर, तो देयर इज अ कंसेप्ट, आई डू नॉट नो द वर्ड, बट देयर इज अ कंसेप्ट जिसमें ऊपर पुल बैक होता है, करेक्शन होता है, अपवर्ड करेक्शन होता है। सो उसके लिए उसने क्या किया था, ओवरनाइट खरीदा। पेटीएम से उसको कोई मतलब नहीं है, पेटीएम जिए चाहे मर जाए, इट डजेंट मैटर फॉर देम। एफपीआई क्या करता है, क्विक बक्स बनाने की कोशिश करता है, विद इन 6 मंथ्स अपना पैसा डबल करके या 6 मंथ्स 1.5 गुना करके भाग भाग निकलने का प्लान बनाता है। इट डजेंट वांट टू गेन एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इट डजेंट वांट टू क्रिएट एनी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सो एफपीआई को हमेशा याद रखना, एंड इट क्रिएट्स, ओके, इट क्रिएट्स डेट। FPI, often driven by short-term financial gains, is subject to higher volatility and liquidity compared to FDI, primarily due to its sensitivity to quick shifts। बिल्कुल सही है। डंप करके भागना, जैसे ही थोड़ा सा नीचे गया, अभी एक कंपनी थी ना पॉलीकैब वायर्स, आपने सुना होगा, पॉलीकैब वायर्स करके एक कंपनी थी, उसके जो एफपीआईज है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे फॉरेन कंपनीज ने उस पॉलीकैब वायर्स पे पैसा लगाया हुआ था। जैसे ही इनकम टैक्स का रेड पड़ा, दे सोल्ड एवरीथिंग इन 48 आवर्स एंड दे रन अवे। वेयर एज जो पॉलीकैब वायर्स के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करना चाहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एफडीआई, एंड दे कैन नॉट एग्जिट so easily because now they are governed by a different set of laws। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ले लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं कंपनी को, सो यू आर नाउ गवर्न्ड बाय अ मोर स्ट्रिंजेंट लॉ। आप डंप करके नहीं भाग सकते। जैसे वॉलमार्ट ने इन्वेस्ट करके पूरा फ्लिपकार्ट खरीद लिया, ओके, सो दैट वाज योर एफडीआई। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? दिस इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। While both FDI and FPI contribute to the capital accumulation, that is true, capital accumulation दोनों में होता है, okay, access to capital you get, because शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में आप शेयर्स इशू करते हो और वहां से आप कैपिटल लेते हो, कैपिटल अक्यूमुलेशन का मेथड है। सो कैपिटल अक्यूमुलेशन का जो मेथड है, एफडीआई एंड एफपीआई बोथ आर ट्रू, लेकिन एट द सेम टाइम एफडीआई इज डायरेक्टली लिंक्ड टू जॉब क्रिएशन, स्किल एनहांसमेंट एंड establishment of new production facility। This is correct, so all assertion are correct, statement 1, 2 and 3 will be correct, okay, so please ignore जो earlier हमने बताया था, ये correct है, original answer is correct only। क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। व्हाट आउटकम इज लीस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एफआरबीएम एक्ट? आपको पता है एफआरबीएम एक्ट क्या होता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। यहां पर आप फिस्कली रिस्पॉन्सिबल होते हो, तो इसका मतलब आप अपने क्या करोगे, रेवेन्यू रिसीट्स, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सबसे पहले कम करोगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट्स, नरेगा का, लाडली बेटी योजना,
सम बेरोजगार युवा योजना, यूपीएससी एस्पिरेंट योजना, जिसमें 2,000-3,000 रुपए ट्रांसफर हो रहा है। तो इस टाइप के फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल मेथड्स जो हैं, आप उसको कर्ब करोगे। यहां पर देखो ऑप्शन डी, escalating expenditure on welfare schemes. It will be the answer, because during fiscal responsibility and budget management आप इंटरजेनरेशनल इक्विटी को ट्राई करोगे फैसिलिटेट करने का, रेकलेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रीन इन करोगे, और क्राउडिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट को एलिविएट करने की कोशिश करोगे बाय गेटिंग लेस डेट। व्हाट इज क्राउडिंग आउट? एवरीबडी नोज व्हाट इज अ क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है, ऐसे समझो कि एक साल में, इन अ ईयर, एक्स करोड़ रुपीज, एक्स करोड़ इज अवेलेबल फॉर अ लोन इन अ इकोनॉमी। मतलब इंडिया में उस साल एक्स करोड़ रुपीज, मतलब लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपए का लोन जा सकता है, या 5 लाख करोड़ रुपए का लोन जा सकता है टू पीपल। क्राउडिंग आउट तब होता है जब सरकार जो है अपने लिए इसका एक मेजर शेयर ले लेती है। मान लो 90% ऑफ द टोटल अवेलेबल लोन्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो हम क्या बोलेंगे? क्राउडिंग आउट हो गया है प्राइवेट सेक्टर का। मतलब एक ट्रेन समझो, और उस ट्रेन में गवर्नमेंट वाले घुस गए, तो प्राइवेट सेक्टर उस ट्रेन में नहीं घुस सकती है, क्राउड आउट हो गया। मतलब इतना क्राउड कर लिया सरकार ने इस लोन मार्केट को, दैट द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट एक्सेस द कैपिटल। यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, व्हाई क्राउडिंग आउट इज सच ए हॉरिबल थिंग टू हैपन। बिकॉज जो सरकार पैसा लेती है, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इट डज नॉट कोरबोरेट टू फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब सरकार लोन लेती है तो आइदर इट विल बिल्ड अ ब्रिज, और इट इज गोइंग टू कुछ अपना ट्रांसफर पेमेंट पे, लाडली बेटी योजना, इस टाइप के स्कीम्स पे खर्चा करेगी। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर लोन लेती है तो 99.99% केस में इट इज गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन मशीनरीज, इट इज गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दैट्स वाई क्राउडिंग आउट जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। जब आप फिस्कली रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हो तो सरकार ट्राई करती है कि लोन्स कम ले और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करे, ताकि जो लोन्स है वो किसके लिए अवेलेबल हो? प्राइवेट सेक्टर के लिए, हु विल हैव अ बेटर यूज। प्राइवेट सेक्टर के लिए इट ऑलवेज हैज अ बेटर यूज, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इन मेजॉरिटी केसेस, आई विल से 99.99% केस में प्राइवेट सेक्टर कुछ बनाने के लिए करती है, किसी को बांटने के लिए नहीं करती है। ये किसी का गलत नहीं ना हुआ था क्वेश्चन इट, दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि पे। तो दिस वाज समथिंग दैट आई गिव यू इन द फर्स्ट इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स हैंडआउट। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स हैंडआउट दिया था तो उसमें पहली चीज यही थी, स्वनिधि वाला। तो स्वनिधि है क्या? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पीएम स्वनिधि इज व्हाट? इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आपको 10,000 रुपए तक का लोन देती है, किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को। सो ये सही है, वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। लेकिन कितना का देती है? 10,000 रुपए तक का देती है। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? 1 लाख रुपीज, तो दिस विल बी रॉन्ग। 1 लाख रुपए तक का नहीं देता है। ओनली स्ट्रीट वेंडर सेलिंग पेरिशेबल गुड्स आर एलिजिबल। क्या सरकार की पॉलिसीज एक्सक्लूशनरी होती है? सरकार की पॉलिसी हमेशा ये समझना, जहां पर अगर डायलेमा में है आप, नहीं आ रहा है, ठीक है, यू डोंट नो द फैक्ट्स फॉर श्योर, सो इफ यू वांट टू टेक अ चांस, ऑलवेज लुक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। सरकार क्या एक्सक्लूड करता है? लेकिन एक्सक्लूड करता है एक जगह पे। सरकार एक जगह पे एक्सक्लूड करता है, कैन यू टेल मी कहां पर एक्सक्लूजन होता है? पॉपुलेशन कंट्रोल। सरकार, अगर आपको कोई स्टेटमेंट आए दैट मोर देन 2 चिल्ड्रन विल गेट रिड्यूस्ड बेनिफिट,
Always ask yourself in the scheme question during the prelims examination, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइप की हरकत कर सकती है? If it is written that more than 2 children, you will get reduced entitlement. Just ask yourself not whether it is moral or immoral. Ask whether the government of India can do this or not, and you will get the answer. जैसे मोर देन 2 चिल्ड्रन क्या सरकार कम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है. गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग इट. आसाम में देख लो, आसाम में, हरियाणा में यू कैन नॉट फाइट एन इलेक्शन पंचायत का इफ यू हैव मोर देन 2 kids. करेक्ट? सो ये चीज इज इन मेन स्ट्रीम. लेकिन यहां पर समझो कि क्या पेरिशेबल गुड्स, ऐसा सरकार इतनी दयनीय हो सकती है सरकार, या कैन द गवर्नमेंट बी सच एन इविल एंटिटी दैट इट विल से दैट पेरिशेबल गुड्स के ही, ओके, यू इफ यू आर सेलिंग समथिंग लाइक सब्जी एंड फल, समथिंग लाइक समोसा, एफएमसीजी टाइप का गुड्स जो है, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तभी तभी आप जो है इसमें आएंगे. नहीं होगा. आंसर विल बी रॉन्ग. स्टेटमेंट 3 विल बी रॉन्ग. तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग. The scheme also integrates with digital payment platform offering incentive for digital transaction to encourage vendors to adopt digital payment. क्या ये कर सकती है? This is a सस्ता सुविस्ता स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट. डिजिटल इंडिया, क्या सरकार ये हरकत कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है. बिल्कुल ये हो सकता है. दिस कैन हैपन. सो स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट. सो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में है, बिल्कुल है. स्टेटमेंट 1 and 4 आर करेक्ट. In the context of the 2016 amendment to the Reserve Bank of India Act, which introduced the Monetary Policy Committee, assess the following. Establishment of MPC was mandated to ensure a collaborative approach towards monetary policy, focusing solely, this is very important, you focus here solely on the objective of economic growth. क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आया है? क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आया है? नहीं. ओके, मॉनेटरी कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल. तो ये स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा. दिस विल बी वेरी सिंपल इफ यू कैन जस्ट क्रैक दिस सोलली. तो ओनली स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट नहीं होगा, तो हटा देते हैं ये दोनों ऑप्शन. अब हमारे पास 50-50 है. तो मैंने क्या बताया था, जब 50-50 कोई क्वेश्चन होता है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में, सो यू शुड बी आइडियली टेकिंग अ चांस. अगर 50-50 कर पा रहे हो, जैसे अभी हमने यहां पर कर दिया बाय यूजिंग फैक्ट्स, ऐसा नहीं कि हवा में फैक्ट्स बना के 50-50 कर रहे हैं. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ दैट वट एवर 50-50 दैट यू आर डूइंग, क्या वो लॉजिकल बेसिस पे आपने 50-50 किया है, ऐसे हवा में कुछ सोच के किया है 50-50? तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस इटसेल्फ. स्टेटमेंट 2 में आ जाते हैं. The amended RBI Act specifies that the primary objective of monetary policy under MPC framework is to maintain price stability while also considering the objective of economic complexity. ये ठीक है, ये ठीक है. दिस इज करेक्ट. आपको जो है क्या डुअल ऑब्जेक्टिव सर्व कर रहा है. Following the amendment, RBI's monetary policy has been structured to operate independently of Government of India with no specified targets or goal. क्या ये सही है कि सरकार के कंट्रोल से एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, निकल जाएगी, इंडिपेंडेंटली करने लगेगी? नहीं करने लगेगी. ओके, सो द आंसर विल बी व्हाट? क्या मैं बोल सकता हूं ओनली 2 होना चाहिए आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर विल बी बी. ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब आ जाते हैं पेमेंट्स बैंक पे. प्लीज रिमेंबर, पेमेंट्स बैंक का क्वेश्चन आएगा इस बार. वेरी हाई चांसेस, आई विल से 90% चांस, बिकॉज ऑफ द पेटीएम फियास्को. दे कैन आस्क यू द रेगुलेशन. याद है पंजाब एंड सिंध, क्या था? पंजाब एंड सिंध था क्या, कि पीएमसी बैंक था ना एक, यूसीबी. देयर वाज अ पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, करेक्ट? जब वो अंदर गया था तो 2021 में क्वेश्चन आ गया था, 1 साल के अंदर क्वेश्चन आ गया था.
विद इन 1 ईयर क्वेश्चन आ चुका था आपका, आई एम डैम श्योर आइदर दिस ईयर पेमेंट्स बैंक पे क्वेश्चन आएगा, व्हाट दे कैन डू, उसका रेगुलेशंस क्या होता है, या नेक्स्ट ईयर तो पक्का आएगा। ओके, so payments bank are allowed to offer both savings and current accounts to individuals and small businesses, but they cannot issue loans or credit card. Is this a correct statement, that they cannot issue loans or credit card but they can open current and savings account? That is correct. It is correct. Okay, this is very correct. So your first statement is correct. The maximum balance that can be maintained is rupees 1 lakh per customer. That is not correct. अब आरबीआई के नोटिफिकेशन ने इसको 2 लाख रुपए कर दिया है फॉर ग्रेटर कन्वीनियंस टू द कस्टमर। जनरली अगर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अगर आपका अकाउंट होगा तो उसमें जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपका अगर पैसा आ रहा है 2 लाख से ऊपर होता है तो व्हाट दे डू इज कि उसका एफडी करा देते हैं इंडस इंड बैंक के साथ, मतलब अ डिफरेंट पार्टनर बैंक इज देयर हु डज द फिक्स्ड डिपॉजिट। वो खुद फिक्स डिपॉजिट नहीं करते हैं, आपको दूसरा, ओके, दे गिव यू अ डिफरेंट पार्टनर बैंक, क्योंकि वो 2 लाख से ऊपर रख नहीं सकते। तो द मोमेंट योर टोटल अक्यूमुलेशन क्रॉसेस 2 लाख रुपीज इन पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तुरंत आपका एफडी हो जाता है, वो पैसा एफडी में ही डायरेक्ट चला जाता है। वाई? बिकॉज 2 लाख इज द लिमिट। व्हाट इज द लिमिट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना है? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। पेमेंट्स बैंक के बाद किसका लाइसेंस मिलता है आपको? पेमेंट्स बैंक इज द फर्स्ट स्टेप। पेमेंट्स बैंक इज जनरली द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का मिलता है। नहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक में अप टू 10 करोड़ यू कैन कीप मनी, अप टू 10 करोड़। इट्स अ प्रॉपर बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इट्स अ प्रॉपर बैंक। they can give you credit cards, they can give you loans, they can give you everything। okay, जनरली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है उससे आप लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। ओके, कंपेयर टू, ओके, कंपेयर टू आप यहां पर देखोगे अगर पेमेंट्स बैंक में दिस इज नॉट द केस। ओके, यू कैन नॉट इशू लोन्स और क्रेडिट कार्ड। अगर आप पेटीएम का क्रेडिट कार्ड देखोगे तो दैट इज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ एचडीएफसी। वो क्या है? एचडीएफसी जो है, ओके, एचडीएफसी के नाम पे इशू करता है, और जो उसका फिक्स डिपॉजिट होता है दैट इज आल्सो डन इन द नेम ऑफ इंडस इंड बैंक। और जो उसका लोन है, पेटीएम लोन भी देता है आपको, लेकिन लोन किसके नाम पे देता है? अपने नाम पे नहीं देता है। इट गिव्स इन द नेम ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल, एनबीएफसी, इंडिया बुल्स या आदित्य बिरला कैपिटल के बेसिस पे देता है। ओके, सो यू नाउ अंडरस्टैंड दिस। सो ये गलत हो गया। पेमेंट बैंक आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 25% ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जितना भी पैसा कलेक्ट कर रहा है पेमेंट्स बैंक, उसका 75% होता है। द फिगर इज 75%, नॉट 25%। तो 75% ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट हैज टू बी विद द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स। आंसर विल बी ए। आई होप करेक्ट हुआ होगा मेजोरिटी का। अब आ जाते हैं होम बायर्स पे। दिस इज समथिंग दैट आई हैड कवर्ड इन क्लास आल्सो। होम बायर्स पे आप आओगे तो 2018 अमेंडमेंट टू द आईबीसी एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइजेस होम बायर्स एज फाइनेंशियल क्रेडिटर, thereby granting them the right to be included in the committee of creditor। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? दिस इज सच, दिस इज ट्रू। दे हैव बीन मेड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। आपको याद होगा रेरा के प्रोविजन इसी के समय आए थे। रियल एस्टेट रेगुलेशंस के प्रोविजंस जो हैं वो इसी के समय आए थे। तो रेरा का जो प्रोविजंस है, जो रेरा का प्रोविजंस है वो इसी के समय आया था आपका। और ये क्यों आया था? बिकॉज यूनिटेक, बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनीज है वो फॉल कर रहे थे। उसके चक्कर में उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है भाई, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है होम बायर्स को, व्हाट वी आर गोइंग टू डू सिंस द होम बायर्स आर गेटिंग सो मच प्रॉब्लम, आप जो है इनको फाइनेंशियल क्रेडिटर बना दो सो दैट दे कैन नेगोशिएट while the liquidation of the company is going on and they can stand in line
लाइन में खड़े हो सकते हैं एंड दे कैन आस्क फॉर देयर मनी बैक। नहीं तो उसके पहले क्या था, दिस वॉज नॉट द केस, उसके पहले दिस वॉज नॉट द केस। सो ये बिल्कुल सही है। डिस्पाइट बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, होम बायर्स आर ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, आपने अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर, दो टाइप के क्रेडिटर होते हैं। अगर आप एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसका मतलब क्या है कि आपने कोलैटरल के अगेंस्ट आपने लोन दिया था, किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपने लोन दिया था। जनरली बैंक्स होते हैं, जनरली बैंक्स आर देयर हु गिव्स इस तरीके से। दूसरा चीज क्या है, द सेकेंड थिंग इज कि ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्रेडिटर होते हैं, दे जनरली गिव द लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी और कोलैटरल। सो किसका पहला हक होता है, हु गेट्स द फर्स्ट शेयर व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड ऑन देयर मनी? द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, जो सिक्योरिटी लेके पैसा दिया है। तो ये रॉन्ग होगा। ओके, दिस विल बी रॉन्ग कि होम बायर्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, बट एट द सेम टाइम ऑटोमेटिक कुछ नहीं मिलता है उनको। ओके, ऑटोमेटिक जो है कुछ नहीं मिलता है, वो डिपेंड करता है केस टू केस, हर केस के बेसिस पे डिपेंड करता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज फर्दर क्लैरिफाइड द पोजीशन ऑफ होम बायर्स विद इन द आईबीसी फ्रेमवर्क, asserting their parity with other financial creditors in terms of their voting rights in the COC. That COC का मतलब क्या है, Committee of Creditors, but it stops short of granting them the status of secured creditors with specific collateral security. So अगर सेकेंड स्टेटमेंट आपको पता है, अगर सेकेंड स्टेटमेंट आपको पता है इट इज रॉन्ग, तो यू विल नो दैट द थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स राइट, बिकॉज सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्टिंग है। द सेकेंड एंड द थर्ड स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रास्टिंग टू ईच अदर। सो आंसर व्हाट विल बी द आंसर, 1 and 3। सो स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। यस, पूछो भाई। सर जैसे अगर इसमें मैं कह रहा था कि अगर सेकंड और थर्ड खुदा खास्ता अगर किसी को फैक्ट पता ना हो, तो हम्म, अगर मैं वैसे जाऊं तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो थर्ड वाला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम अथॉरिटी से देखें तो ये थोड़ा सा अपोजिट ऑफ सस्ता सुविस्ता टिकाऊ नहीं हो जाएगा कि बेचारे जो जनरल जनता है उसको मतलब एक तरह से लिमिट कर रही है उसकी, हाँ, वापस लेने की क्षमता को सुप्रीम करेक्ट, कोर्ट। करेक्ट, करेक्ट। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। आई थिंक यू आर सेइंग कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ कॉमन सेंस से जाए तो कंफ्यूजन हो सकता है और उसको हम लोग गलत मान ले, है ना? हाँ भाई, लग गया था भाई मैं भी ऐसे। तो ये ठीक है, बट दिस ऑल्सो हैपेंस इन द एग्जाम ना। एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो कॉमन सेंस के अगेंस्ट चले जाते हैं, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते ही हैं। सो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक इट एज द पार्ट ऑफ। लेकिन सही है, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। अगर हम ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट जनरली प्रो क्रेडिटर होता है, प्रो कंज्यूमर होता है, प्रो पीपल होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आंसर मेजोरिटी का आई थिंक ओनली स्टेटमेंट 1 आया होगा अगर आपने। ओके, सो इसको ध्यान रखना। अब यहां पर आओ। ओके, आई हैव ट्राइड अ न्यू वे। इसको आई थिंक मैंने डीपीपी में भी कराया था, आपके आपके डीपीपी में भी कराया था। सो इन अ स्मॉल टाउन इन इंडिया विच इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक राज नाम का बंदा है। वहां पर वो थर्ड जनरेशन वीवर है, लेकिन उसके टाउन में ऑटोमेटेड लूम्स और डिजिटल डिजाइन सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो राज जो है उसके पास काम की कमी हो गई है, तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल या सीजनल? सीजनल नहीं होगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बिकॉज इट्स द सीजनल नेचर ऑफ वर्क। साइक्लिकल नहीं होगा बिकॉज साइक्लिकल मतलब होता है सेम इंडस्ट्री में बूम और बस्ट के साइकिल आ रहे हैं, तो वहां पर आपको जॉब मिल रही है, फिर एक समय में निकल जा रहे हैं आप, फिर आपको जॉब मिल रही है, फिर निकल जा रहे हैं आप, ड्यू टू द साइक्लिकल नेचर। मतलब कि कभी डिमांड जनरेट हो रही है, कभी डिमांड नहीं हो रही है, तो ये नहीं होगा। व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज द केस ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? आंसर विल बी स्ट्रक्चरल, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। फ्रॉम हैंड हेल्ड वी हैव नाउ शिफ्टेड टू ऑटोमेटेड। हैंड हेल्ड से हम कहां चले गए, ऑटोमेटेड पे चले गए। आंसर विल बी स्ट्रक्चरल। ओके, आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चरल होगा। लेकिन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है,
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जैसे कि आपने जॉब छोड़ी और नई जॉब आप देख रहे हैं, बिटवीन जॉब्स जिसको कहते हैं, आई एम बिटवीन जॉब्स, करेक्ट। इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या है? परचेज ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, डेली ऑपरेशनल एक्सपेंस होगा, डेली ऑपरेशनल एक्सपेंस होगा। नहीं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर voluntarily unemployed. UPSC aspirants can be classified as voluntarily unemployed. So daily operational expense नहीं होगा। Investment in building a new factory बिल्कुल होगा। Cost of upgrading old equipment बिल्कुल होगा। यहां पर समझो एक चीज, हाँ मैं बताता हूं, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके मशीन की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रहा है। मेरे पास लैपटॉप है, मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने 4 GB रैम खरीदा मार्केट से और अपने लैपटॉप में फिट कर दिया, वोंट दैट बी अपग्रेडेशन ऑफ लैपटॉप? और क्या उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट करेंगी, या आप उसको नॉर्मल देखेंगी बाहर से? अपग्रेडिंग की है, अपग्रेडिंग की है। ओके, एनीथिंग विच प्रोलॉन्ग्स द लाइफ to a large extent of the equipment or the whatever the fixed capital is there, that will be called as capital expenditure. Answer will be only 3, because daily operational expenses को हटा दो, daily operational expenses को हटा दो, तो 1, 3 and 4 will be the answer. Consider the following transactions recorded in a country's balance of payment. Let us see इसमें क्या होगा। Earnings from foreign tourists visiting the country, payments made to foreign consultants, profit repatriated by multinational corporation to their home country, remittances sent by expatriates working abroad to their families. इसमें से इनविजिबल ट्रांजैक्शंस क्या क्या होगा पूछ रहा है आपसे। तो सारा ही इनविजिबल होगा, सारा ही इनविजिबल होगा, बिकॉज सर्विसेज को हम बोलते हैं ना इनविजिबल हेड, एवरीथिंग इज सर्विस बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 15 का चारों स्टेटमेंट देखो तो ऑल विल बी सर्विस, ऑल विल बी सर्विस बेस्ड। किसी में भी गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का? नहीं हो रहा है। इन ऑल द 4 केसेस गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। डिड यू अंडरस्टैंड इनविजिबल? क्या जब इंफोसिस, जब इंफोसिस आपका यहां से सॉफ्टवेयर भेजता है स्विट्जरलैंड या नॉर्वे या यूनाइटेड स्टेट्स, तो क्या आपको दिखता है? क्या आपको दिखता है वो सॉफ्टवेयर? नहीं दिखता है, राइट? उसी तरीके से अगर मैं आम भेजूं, इफ आई एम अ मैंगो फार्मर एंड आई सेंड मैंगोज टू कनाडा, क्या आपको वो दिखेगा? क्या आपको वो दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर अर्निंग्स फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग द कंट्री, क्या आपको दिख रहा है? कौन चांदनी चौक में पराठे खा के गया? नहीं। पेमेंट्स मेड टू फॉरेन कंसल्टेंट बाय गवर्नमेंट एजेंसी, नहीं दिखा। प्रॉफिट रिपैट्रिएटेड दिखा आपको क्या, कि हुंडई ने आज कितने पैसे कोरिया वापस भेजे? उसके बाद रेमिटेंसेस सेंड बाय एक्सपैट्रिएट, आपको दिखा क्या कि दुबई से किसने कितना पैसा भेजा? तो सब आ गया आपका इनविजिबल हेड्स में। सर्विस सेक्टर जो है, जितने भी सर्विस सेक्टर के ट्रांजैक्शंस है, दे विल कम अंडर द इनविजिबल हेड। मनरेगा mandates the provision of employment within a 5 kilometer radius, एंड अगर नहीं मिलता है तो 10% वेज, अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो 10% आपको, मान लो कि 350 रुपए है तो आपको 35 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, ताकि आप अपना आना जाना कर सको, ऑटो का भाड़ा दे सको। The act guarantees up to 200 days of wage employment. 200 दिन होता है कि 100 डेज होता है? 100 डेज होता है। स्टेटमेंट 2 विल बी रॉन्ग, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। मनरेगा exclusively covers agricultural activities and excludes any form of skilled labor. क्या ये सच है? क्या ये सच है? नहीं है। रजिस्टर्ड जॉब कार्ड होल्डर्स अंडर मनरेगा आर एलिजिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर
15 डेज के भीतर कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, सपोज आई एक्सप्रेस द टू द कॉन्ट्रैक्टर कि मुझे काम करना है, मेरा नाम लिख गया है और मुझे 15 दिन के अंदर जॉब मिल जाना चाहिए, आंसर विल बी ओनली स्टेटमेंट्स 1 and 4. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. सी हियर इज द थिंग, आप यहां पर ये समझो कि एनीथिंग विच इज प्रो पुअर दैट विल स्टिक. बोलो भाई. सर इसमें जैसे सेकंड वाला स्टेटमेंट देख के आंसर तो आ जाता है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है इसमें एडिशनल 10% वेज है। हाँ. अगर फर्ज करो कि मेरा इतना दूर है कि भाई उसमें वेज 10% से ज्यादा लग है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर मेरा आना जाने का खर्चा 5 किलोमीटर के बाद भी इतना ज्यादा है, बस का किराया ज्यादा आ रहा है, फिर तो अगर मेरे को 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो फिर तो फंस जाता हूँ मैं। कैसे? ओके, सो यहाँ पर क्या है, इन जनरल स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, स्टैट्यूटरी बैकिंग है दोस्त. अगर स्टैट्यूटरी बैकिंग है तो वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी बैकिंग इज दैट कि आपको 5 किलोमीटर में इन जनरल देना पड़ेगा काम, और अगर नहीं देते हो तो फिर आप यू हैव टू गिव 10% वेज, 10% आपको एक्स्ट्रा देना होता है. बहुत रेयर केस में ऐसा होता है दैट 5 किलोमीटर के भीतर काम नहीं मिलता. मैंने एक चीज बताई थी आपको, मनरेगा में मेजोरिटी लोग करवा क्या रहे हैं. मनरेगा में मेजोरिटी लोग, द पीपल व्हाट दे आर डूइंग, लिटरली तालाब खोद के उसको भरवाते हैं. एक सीजन में 100 दिन तालाब खुदता है. ओके, 100 दिन तालाब खुदता है, नेक्स्ट ईयर 100 डेज वही तालाब जो आपने लास्ट ईयर खोदा था उसी को आप भरते हैं. सो you need to understand that they are manufacturing work. यहां पर क्या है, मनरेगा का क्या है कि फ्री में बैठा के पैसे नहीं देने हैं. आपको क्या करना है कि ठीक है, मतलब आप चलो तालाब ही खोद डालो और उसी तालाब को फिर नेक्स्ट ईयर भर दो. ऐसा क्यों है? बिकॉज 5 किलोमीटर के भीतर आपको काम देना है. डजेंट इट मीन कि आप मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा काम कहीं कहीं पे, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा काम आपको कहीं कहीं पे, क्योंकि हर जगह तो प्रोडक्टिव काम पॉसिबल नहीं ना है. सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ होता है ना कि भाई मुंबई क्यों है, मुंबई में सब क्यों भागते हैं जॉब के लिए, बिकॉज इट इज अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. आपको गंदरबल में, जम्मू कश्मीर, वहां पर आप क्या काम करवाओगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो नहीं रही है. तो लिटरली यही यही करते हैं कि 5 किलोमीटर में ठीक है काम करवाना है तो गड्ढा गड्ढा जो एक गवर्नमेंट लैंड है उसमें डिच खुदवा दो, डिच खोद के पैसा ले जाओ, कुआं खुदवा दो, स्कूल बनवा सर दो. वो तो मैं समझ गया, हाँ. लेकिन अगर मान लो कि अगर 1 ओनली, 2 ओनली ऐसे ऑप्शन होते, फिर मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन पूरा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इंडिविजुअली ना होता। फिर मैं ऐसे सोच रहा था ना कि 10% तो ये एग्जैक्ट नंबर दे दिया, ऐसा होता होगा कि अगर मान लो 5 किलोमीटर के बाहर है, मान लो गलती से, फिर तुम अपना ट्रैवल स्लिप दिखाओ, उसके हिसाब से रिम्बर्समेंट कर देंगे। फिर 10% तो एक वो ठप्पा लगा दिया ना, एक एग्जैक्ट नंबर दे दिया। फिर ऐसे सारे स्टेचुटरी अगर लॉस पढ़ के जाने पड़ेंगे। यस, दैट इज करेक्ट, बट एट द सेम टाइम क्या यूपीएससी फॉलो कर रही है क्या? कैन यू से दैट यूपीएससी इज फॉलोइंग ए पैटर्न, सेट पैटर्न, इस साल, अगले साल, तो पिछले साल? ओके, सो वहां पर जो है आपको उस हिसाब से समझना पड़ेगा. इसी साल का पेपर देख लो ना, उसमें क्या हुआ था. क्वेश्चन 17 पे आते हैं. अमंग ऑल मेजर M4 इज द मोस्ट लिक्विड. जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो कैसे लिक्विडिटी चलता है? M1 इज द मोस्ट लिक्विड और M4 इज द लीस्ट लिक्विड. M4 में क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बोथ द बैंक्स एंड द पोस्ट ऑफिस इज प्रेजेंट. तो टाइम डिपॉजिट मतलब क्या होता है? उसको तोड़ नहीं सकते. और लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? तुरंत पैसा. विच इज द मोस्ट लिक्विड मनी? विच इज द मोस्ट लिक्विड मनी? मैंने बताया था ना, मनी इन हैंड. मनी इन हैंड इज द मोस्ट लिक्विड मनी. सो M4 विल नॉट बी द आंसर. M1 इज द मोस्ट लिक्विड मनी. तो इसको गलत कर देंगे तो ये गलत है, ये गलत है. M1 is the most commonly used measure of money supply and is known as aggregate monetary resource. क्या M1 को सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं?
मनी सप्लाई के मेजर करने के लिए कि M3 को यूज करते हैं, बिकॉज M1 को हम क्यों यूज नहीं करते? M1 में कम कंपोनेंट्स होते हैं, M1 में देर आर वेरी लेस कंपोनेंट्स। ओके, सो आंसर विल बी नाइदर वन नॉर टू। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द रिजर्व बैंक, इसमें से बताओ क्वांटिटेटिव टूल्स क्या क्या हैं? तो ये दोनों होगा, ऑप्शन 1 क्रेडिट राशनिंग एंड ऑप्शन 4 मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। दीज आर व्हाट? क्वालिटेटिव टूल्स। दीज आर व्हाट? These are qualitative tools. So answer will be only 2. Which of the following best describes GDP deflator? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जो नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी को, मैंने बताया था ना, बलून को डिफ्लेट करते हैं आप। बलून को, जैसे बलून फूल जाता है तो उसको क्या करते हैं, अंदर हवा भरा हुआ है तो उसको डिफ्लेट कर दिया, टायर डिफ्लेटर, टायर को डिफ्लेट कर दिया। तो उसी तरीके से जीडीपी बलून की तरह कैसे फूल जाता है, जैसे मान लो एक गैस वाले बलून में हीलियम होता है, उसी तरीके से अगर जीडीपी का बलून मैं बनाऊं, इफ आई मेक अ बलून ऑफ जीडीपी, उसके अंदर क्या भरा हुआ है? उसके अंदर हीलियम की जगह क्या भरा हुआ है? सपोज दिस इज द बलून ऑफ जीडीपी, इन्फ्लेशन भरा हुआ है, ब्यूटीफुल। इसके अंदर इन्फ्लेशन भरा हुआ है। जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, जो आपका नॉर्मल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है, उसमें से इन्फ्लेशन हटा देते हैं। एंड व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? नॉमिनल जीडीपी को हम डिफ्लेट कर रहे हैं, बलून को फोड़ रहे हैं, कैसे? रियल जीडीपी से डिवाइड करके। क्योंकि रियल जीडीपी से क्या हटा देते हैं? रियल जीडीपी से हम क्या हटा देते हैं? इन्फ्लेशन हटा देते हैं। तो वो बलून जो है इन्फ्लेट होता है, जीडीपी डिफ्लेटर। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल कंसेप्ट? ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ये किसी का गलत नहीं ना हुआ था? ओके, लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? व्हाट इज ए लिक्विडिटी ट्रैप? तो मैंने जापान का एग्जांपल दिया था आपको, जहां पर मैंने बताया था कि कितना भी आप इंटरेस्ट रेट को कम कर लो, कितना भी आप इंटरेस्ट रेट को कम कर लो, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिम्युलेट नहीं होगा, बिकॉज यू आर नाउ कॉट इन ए डिफ्लेशनरी स्पाइरल। क्योंकि आपने क्या किया, इतना ज्यादा रेट कट आप करते गए कि इकोनॉमी जो है आपकी इम्यून हो गई फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिग्नल्स दैट द सेंट्रल बैंक इज सेंडिंग। Which of the following best describes the reserve tranche position a country holds with IMF? तो रिजर्व ट्रांच क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जहां पर आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो। मान लो आपका ऑब्लिगेशन 10 करोड़ का है आईएमएफ को, शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से आप पैसा देते हो। आईएमएफ में इंडिया का कितना परसेंट शेयर है? इट इज क्लोज टू 2.34%। सो इंडिया जो है, सॉरी, इंडिया जो है क्या करेगा, उतने जितना उसका शेयर होल्डिंग है आईएमएफ में, उसके हिसाब से पैसा देगा। सपोज मैं मान के चलता हूं, एक नंबर है 1000 करोड़। हर साल इंडिया आईएमएफ को इतना पैसा देती है एज इट शेयर, कि ठीक है ये लो जी, मेरा 2.7% के बदले ये मेरा पैसा। उसके अलावा, उसके अलावा अगर इंडिया कुछ एक्स्ट्रा पैसा देती है सपोज, तो वहां पर देयर विल बी समथिंग कॉल्ड क्रिएशन ऑफ ए रिजर्व ट्रांच पोजीशन। तो ये जो रिजर्व ट्रांच का पोजीशन है, दिस विल अलाउ इंडिया कि आप एक्स्ट्रा पैसे रखो, आप क्या करो, एक्स्ट्रा पैसे रखो, एंड एट द सेम टाइम आईएमएफ से किसी ऑब्लिगेशन के बिना, आपको कुछ कोलैटरल नहीं देना है, आप इंटरेस्ट फ्री लोन्स की तरह ले सकते हो यूजिंग दैट रिजर्व ट्रांच। उस रिजर्व ट्रांच को यूज करके आप ले सकते हो। ओके, सो यहां पर फिर से बता रहा हूं, सपोज दिस इज योर शेयर जो आपको आईएमएफ को देना है, आपने एक एक्स्ट्रा शेयर दे दिया आईएमएफ को, और अब इस शेयर को यूज करके जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, विच इज मोर देन व्हाट यू वर रिक्वायर्ड टू पे, उसके अगेंस्ट में आप कोलैटरल फ्री लोन्स आईएमएफ से ड्रॉ कर सकते हो।
What does the MFN status, most favored nation status entail? मैंने ये WTO के क्लास में बहुत अच्छे से कवर किया था. मोस्ट फेवर्ड नेशन इज एवरी नेशन. मतलब आप लिटरली सारे नेशंस को इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसको आपने क्या किया, MFN स्टेटस दिया, ताकि मोस्ट फेवर्ड मतलब जैसे मम्मी बोलती है ना, आपके मम्मी के 3 बच्चे, तो मम्मी से पूछे मम्मी से बच्चों ने पूछा कि मम्मी मेरे लिए सबसे फेवरेट कौन है आपके लिए, मम्मी का फेवरेट कौन है, मम्मी क्या कहती है, क्या बोलेगी, तुम हो फेवरेट, बाकी तुम दोनों नहीं हो. बोलती है ना कि सारे बच्चे मेरे फेवरेट हैं. तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग यही करता है दैट जब आपके लिए सभी लोग, एवरी कंट्री इज मोस्ट फेवर्ड, तो नो कंट्री इज मोस्ट फेवर्ड. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट that if every country has got the most favored nation tag, then no country is most favored. अगर मम्मी बोल दे कि नहीं तीनों बच्चे मेरे लिए इक्वल है, तो क्या कोई बच्चा फेवरेट हुआ? नहीं हुआ. तो यहां पर क्या बोल रहा है, WTO का प्रिंसिपल है, WTO का ये प्रिंसिपल है कि वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड हो रहा है, इट शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन बैरियर्स. आप किसी एक कंट्री के लिए बैरियर लगाए, दूसरे कंट्री के लिए नहीं लगाए, ऐसा नहीं हो सकता है. इट शुड बी बेस्ड अपॉन मेरिट्स. सो आंसर विल बी क्या है, अलाउज इम्पोज हायर टैरिफ नहीं. It guarantees that any trade advantage granted by a country to one WTO member will be extended to all. मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट अगर किसी एक को दे रहे हो, तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट सभी को एक्सटेंड हो जाएगा थ्रू द MFN टैग. हमने पाकिस्तान को दिया हुआ था. अभी आई थिंक वी हैव विड्रॉड आफ्टर पुलवामा एंड दी अभिनंदन. जब अभिनंदन वाला जो सिनेरियो हुआ था, उसके बाद हमने विड्रॉ किया था, बट पाकिस्तानियों ने हमें नहीं दिया था. पाकिस्तानीज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द WTO, आई थिंक. यस, WTO के पार्ट है पाकिस्तानी. उन्होंने हमें MFN टैग नहीं दिया था. सो आंसर विल बी बी. अब आ जाते हैं DICGC में. DICGC इंश्योर्स ऑल टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स सच एज सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अप टू ए सर्टेन लिमिट. बिल्कुल सही है, 5 लाख रुपए तक. DICGC जो है क्या करता है, आपका डिपॉजिट जो भी आप बैंक में रखे हुए हैं उसको गारंटी करता है. बिल्कुल सही है. फर्स्ट, ओनली कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स with branches in India are covered under DICGC insurance scheme. This is not true. बाकी सारे बैंक्स भी जो हैं कवर्ड है इसमें, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक. The insurance cover provided by DICGC is applicable to total deposit held by an individual. Yes, this is correct. अगर आपका पैसा मान लो 10 करोड़ रुपए आपने रखा हुआ है, और आपने मान लो 20 करोड़ रखा हुआ है एक बैंक में, और दोनों बैंक डूब जाता है, तो हाउ मच कॉम्पनसेशन यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम DICGC? मैक्सिमम 10 lakhs. और हर अकाउंट पे, आपके हर अकाउंट पे आपको कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए. दैट्स इट. अगर आप बोलेंगे कि सर ये बैंक तो डूब गया, इसमें मैंने 1,000 करोड़ रुपए रखे हुए थे, तो DICGC बोलेगी नहीं सर कोई बात नहीं, बाकी सब आपका लॉस हो गया, मैं 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दे सकता हूं आपको. It also guarantees credit facility extended by banking institution to sectors such as agriculture, small scale industry and export without any limit. नहीं, they are subjected to limit of DICGC. It guarantees credit facility to agriculture, but at the same time there is limit that the DICGC prescribes. तो आंसर क्या होगा, फोर्थ रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है. आंसर विल बी 1 and 3. Question 24. What does the role of Reserve Bank of India as the lender of last resort entail? जब lender of last resort होता है रिजर्व बैंक, so it lends money to public, बिल्कुल नहीं. It sets the interest rate, बिल्कुल नहीं. Provides liquidity to financial institution in distress. This is the correct answer. Lender of last resort मतलब क्या होता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं बैंक के लिए, बैंक डूबने के कगार पे है, तो वहां पर infusion, capital infusion, obviously with a collateral happens, and the bank is saved by RBI as a lender of last resort. मतलब लास्ट में आप पूछेंगे, जब सबसे पूछ के आप थक गए हैं, तो RBI आके आपको बचाएगी. Which of the following measures are typically considered by government and central banks to combat economic depression? Increasing government spending on infrastructure projects. Yes, this is correct. This is a 2021 question, उसके तरह ही है.
रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट टू इनकरेज बोरोइंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है तो सरकार क्या करती है? वेनेवर इकोनॉमिक डिप्रेशन हैपेंस तो आपका जीडीपी नीचे जाता है, ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट को उठाने के लिए क्या करना है? कंजम्पशन इंक्रीज करना है। यू हैव टू इंक्रीज द कंजम्पशन, यू हैव टू आस्क द पीपल टू कंज्यूम मोर। कोविड में क्या हुआ था? डिमांड क्रैश हो गया था, बिकॉज पीपल दे लॉस्ट देयर जॉब्स, दे वेर नॉट कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। तो इसीलिए वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए क्या किया गया था? अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट। द सेंट्रल बैंक इट स्टार्टेड कटिंग इंटरेस्ट रेट टू ए मैक्सिमम। और इंटरेस्ट रेट काट के क्या हुआ? लोगों के हाथ में पैसा आया एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग प्रोडक्ट्स, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। ओके, loans became very very cheap, the loans had become very very cheap, और इसी के थ्रू इकोनॉमिक डिप्रेशन को हमने काउंटर किया था। रेजिंग टैक्सेस होगा क्या? इट विल नॉट बी देयर, क्योंकि रेजिंग टैक्सेस में क्या होता है? आप लोगों के हाथ में पैसा देना है आपको। जब इकोनॉमिक डिप्रेशन है, ग्रोथ स्लम्प कर रहा है, तो जितना पैसा होगा इंडिविजुअल्स के हाथ में, दे विल कंज्यूम, एंड जब कंजम्पशन होगा तो प्रोडक्शन होगा। तो ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूं, आंसर मेरा ऐसे ही आ गया, आंसर मेरा ऐसे ही आ गया। अब करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। तो करेंसी स्वैप अग्रीमेंट मैंने बताया था कि जैसे इंडिया श्रीलंका में करेंसी स्वैप अग्रीमेंट होगा, तो इंडिया इंडियन रुपी देगी और श्रीलंका श्रीलंकन रुपी देगी, और जो उसका डिफरेंस होगा बीच का, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ लोन। एंड श्रीलंका जो है इंटरेस्ट रेट देगी फॉर कीपिंग द इंडियन रुपी, और इंडिया जो है वो भी श्रीलंका को इंटरेस्ट रेट देगा, बट दैट विल नॉट बी इक्वल। देखो यहां पर मैंने बताया था कि सपोज देर इज कंट्री ए एंड देन देर इज कंट्री बी, बोथ आर इंडल्जिंग इन स्वैप, फॉरेन करेंसी स्वैप, ओके, सॉरी करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। सो मान लो कि ये कंट्री ए का करेंसी स्ट्रांग है और कंट्री बी का करेंसी वीक है, तो जनरली करेंसी स्वैप हैपेंस एट द इनविटेशन और एट द इंसिस्टेंस और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंट्री जिसका करेंसी वीक होता है। जैसे श्रीलंका के साथ हमने करेंसी स्वैप किया था, तो उस समय श्रीलंकन रुपी हैड बिकम वेरी वीक। सो व्हाट श्रीलंका डिड वाज, इट गेव अस द श्रीलंकन रुपी एंड इट टुक द इंडियन रुपी, और इंडियन रुपी पे हमें कुछ इंटरेस्ट दे रहा था विच वॉज हाइयर देन वॉट वी वेर गिविंग देम ऑन द श्रीलंकन रुपी। कैन यू लेट मी नो हाउ डज दिस वर्क? मतलब हम क्यों दे रहे थे कम और वो हमें ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दे रहे थे फॉर कीपिंग द इंडियन रुपी, एंड वी वेर गिविंग देम वेरी लेस इंटरेस्ट फॉर कीपिंग द श्रीलंकन रुपी? बिकॉज उनका करेंसी वीक था, उनका करेंसी वीक था, तो उनका करेंसी इट वॉज लूजिंग वैल्यू डे बाई डे। तो हमें अगर 3 लाख रुपए, 3 लाख श्रीलंकन रुपीस दिया उन्होंने, तो नेक्स्ट डे उसका वैल्यू आधा हो गया, उसके नेक्स्ट डे उसका वैल्यू 20% हो गया। लेकिन इंडियन रुपी इज अ स्टेबल करेंसी, तो उसका वैल्यू कंसिस्टेंट रहता है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट हैज टू बी हायर। द कंट्री विच requests the currency swap and whose currency is weaker, they will give the higher interest. So currency swap agreements are designed to permanently exchange large amount of domestic currency for a foreign counterpart to adjust. तो permanently होता है क्या ये? Is the currency swap agreement permanent? It is not. Under a currency swap, the involved country agree to eliminate the use of their currency in bilateral trade, opting for a third party currency. बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपना ट्रेड कंटिन्यू रखते हैं। Such agreements mandate the central bank to directly manipulate the exchange rates to achieve a predetermined rate. This is also not correct. No such manipulation happens. Currency swap agreements are utilized to circumvent global financial regulation, allowing countries to engage in direct trade without recording such transaction. So this will be illegal, by the way. अगर आप ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेशन को सर्कमवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट समथिंग दैट विल बी टॉलरेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। तो यहां पर आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। विच टू कंट्रीज बॉर्डर्स द अरल सी? ये किसी का गलत नहीं ना हुआ था। अरल सी का जो बॉर्डर है, आई हैड एक्चुअली शोन इन द ग्रुप आल्सो।
सो अरल सी का जो बॉर्डर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ओके, दो कंट्री के बीच में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें से पीएसएल की कैटेगरी क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो कितना परसेंट होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? 40% बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक आपको रखना पड़ता है। और आरआरबी का कितना होता है? सबसे हाईएस्ट किसका होता है? आरआरबी का होता है 75%। ओके, 75% आरआरबी का होता है। और किसी का होता है क्या 75%? और किसी का होता है क्या? एनी वन? स्मॉल फाइनेंस बैंक का? स्मॉल फाइनेंस बैंक का सुना है आपने? उनका भी 75% होता है। गुड, वेरी गुड। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सी कैटेगरीज इंक्लूड होती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एवरीथिंग कम्स। अब तो स्टार्टअप भी आ गया आपका, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया भी आ गया आपका। आंसर विल बी ऑल। व्हाट डज द टर्म प्राइमरी डेफिसिट रेफर? तो प्राइमरी डेफिसिट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जहां पर आप क्या करते हो, इंटरेस्ट पेमेंट, ओके, इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हो ऑन डेट, ताकि आपको पता चले कि अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूं तो कितना मुझे मेरा आई एम ओन्ड, ओके, कितना मैं पैसा मुझे देना है वापस। ओके, सो यू आई थिंक द आंसर विल बी ए। क्वेश्चन 30, नियो बैंक्स। तो नियो बैंक्स क्या होता है? नियो बैंक्स आर बेसिकली बैंक्स विच आर होनली डिजिटल, 100% डिजिटल बैंक्स होते हैं। तो ये फिजिकल ब्रांचेस तो हो ही नहीं सकता। नियो बैंक्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंक्स। ओके, सो यहां पर क्या है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज दे जनरली टैग देमसेल्व्स टू अ बिगर बैंक। एक बड़े बैंक के साथ वो टैग अलोंग करते हैं। The primary revenue of neobanks come from transaction fees and maintenance charge due to their extensive physical presence। भाई अगर फर्स्ट आपको पता है ऑप्शन, तो थर्ड आपको पता रहेगा ऑटोमेटिकली रॉन्ग है। नियो बैंक्स टिपिकली ऑफर ए नैरोअर रेंज ऑफ सर्विसेज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंक। नहीं, नियो बैंक्स का आपका सर्विस जो पैलेट होता है बहुत हाई होता है। दे गिव यू अ वेरी हाई लेवल ऑफ सर्विस एंड इट इज ऑल डिजिटल। आंसर विल बी नन ऑफ दी अबव। एओए किसका पार्ट है? एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डब्ल्यूटीओ का पार्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इन इकोनॉमिक टर्म डी मिनिमिस क्या होता है? मैंने डी मिनिमिस आपको बताया था, लेवल ऑफ सपोर्ट, विच इज द मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट, ओके, डोमेस्टिक सब्सिडी दैट इज परमिटेड, 5% फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। कैसे, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सॉर्टिंग बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज इन डब्ल्यूटीओ? डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज को सॉर्ट करने के लिए देयर इज नो क्राइटेरिया, इट इज बेस्ड अपॉन सेल्फ डिक्लेरेशन। इट इज बेस्ड अपॉन सेल्फ डिक्लेरेशन। तो अगर चाइना बोलेगा मैं डेवलपिंग हूं, डेवलप नहीं हूं, तो सबको मानना पड़ेगा। सो दिस विल बी, आंसर विल बी बी। पीस क्लॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ, पीस क्लॉज का क्या है? द पीस क्लॉज परमिट्स डेवलपिंग नेशन टू एक्सीड द सब्सिडी थ्रेशोल्ड विदाउट फेसिंग लीगल रिपरकशन। ट्रू। इंडिया के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 5% है। फॉल्स, इट इज 10%। पाकिस्तान वॉज द इनिशियल नेशन टू इन्वोक द बाली पीस क्लॉज। गलत। बाली पीस क्लॉज जो है, इट वॉज इन्वोक्ड बाई इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आंसर विल बी बी, वन ओनली। इंडिया ने करा है, तो आंसर विल बी बी, वन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन? इसमें से क्या जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन डिस्क्राइब करता है? सो जहां पर सिमिलर प्रोडक्ट बेचा जाए, और वहां पर जब सिमिलर प्रोडक्ट बेचा जाता है तो क्या होता है? when the similar product is sold in the market, then what happens? वहां पर जो सेलर होता है उसके पास कंट्रोल नहीं होता है, बायर के पास कंट्रोल होता है। फ्रॉम whom टू बाय। अगर आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, जैसे मोबाइल का फोन देख लो आप, मोबाइल फोन, यू जस्ट सी मोबाइल फोन्स, तो एप्पल में, आईफोन में कुछ डिफरेंट होता है कंपेयर टू वन प्लस, वन प्लस में कुछ डिफरेंट होता है कंपेयर टू सैमसंग, सैमसंग में कुछ डिफरेंट होता है वीवो के कंपैरिजन में।
लेकिन अगर हम बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट्स इन द मोबाइल फोन मार्केट, तो सारे कंपनीज आपको एक ही तरीके की मोबाइल फोन देंगे और आप वहां पर चूज कर सकते हैं। आज के डेट में क्या होता है दैट आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो एप्पल ही खरीदना पड़ेगा। अगर आपको एस पेन चाहिए, मतलब यू वांट समथिंग टू डूडल, तो आपको सैमसंग ही खरीदना पड़ेगा। तो यहां पर सेलर के पास पावर है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जनरली होमोजेनस प्रोडक्ट या आइडेंटिकल प्रोडक्ट सोल्ड सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है सब्जी मार्केट में, कह सकता हूं इन जनरल मंडी का जो सब्जी मार्केट होता है, सभी लोग एक तरीके के आलू प्याज अगर बेच रहे होते हैं, if all the people are selling the same kind of आलू प्याज, तो then it will be a perfect competition because वहां पर सेलर के पास कंट्रोल नहीं है। Whereas in mobile phone market, Apple has control that okay, my dear buyer, if you wish to purchase a camera, good camera phone, you have to come to me only. Whereas in a perfect competition, all the mobile phones will be similar with the similar specifications, and then what will happen? वहां पर बायर के पास पावर होगा टू डिसाइड बेस्ड ऑन द प्राइस। वहां पर फिर प्राइस का गेम होगा। यहां पर एप्पल ऐसे कंपटीशन में है जहां पर वो कुछ भी प्राइस रख सकता है। 1,90,000, 1,80,000 का फोन बेच रहा है। वाई? बिकॉज इट कैन, बिकॉज इट हैज सर्टेन डिफरेंसेस कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। लेकिन इन अ कॉम्पिटिशन जहां पर सारे प्रोडक्ट्स इक्वल है, वहां पर आपके पास ये एज नहीं है। वहां पर आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। आंसर विल बी बी। District central cooperative banks play a more significant role in delivering short-term credit to agriculture sector compared to SCBs, scheduled commercial banks and RRBs. This is not correct because DCCBs का scope इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। DCCBs का scope इतना बड़ा हो ही नहीं सकता that they can outshadow or they can outperform the SCBs। इतना आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स खोल ही नहीं सकते कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या दूसरे शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ज्यादा आप लोन दे दें। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये गलत है। एसेंशियल फंक्शन ऑफ डीसीसीबी इज टू फर्निश फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। दिस इज करेक्ट। ओके, दिस इज एक्चुअली करेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे आंसर विल बी टू ओनली। टेक्निकल रिसेशन क्या होता है मैंने बताया था, अगर लगातार 2 क्वार्टर, 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर तक क्या इंडिया गया था क्या टेक्निकल रिसेशन में कभी अपने हिस्ट्री में? वी डिड ड्यूरिंग कोविड, हम गए थे। तो आंसर विल बी बी। लगातार 2 सेशन में, लगातार 2 सेशन में अगर आपका जीडीपी कम हो जाता, आपका देयर इज अ डिक्रीज रजिस्टर्ड इन योर जीडीपी, तो वहां पर जो है आप कह सकते हो कि आई हैव कम अंडर टेक्निकल रिसेशन। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? हाई पावर्ड मनी क्या होता है? टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन विथ एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग बोथ पेपर मनी एंड कॉइन्स। सम ऑफ गवर्नमेंट डेट, बिल्कुल नहीं। टोटल एसेट हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, बिल्कुल नहीं। सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक एंड रिजर्व्ड हेल्ड बाय बैंक्स एट द सेंट्रल बैंक। आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन 37 का आंसर ए है, द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन, या डी है सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन विथ पब्लिक एंड रिजर्व्स आल्सो? Yes, high powered money will be A, correct. Which of the following city? Yes, it is called the high powered money, जो कि circulation में। Which of the following city has been recently recognized as city of music by UNESCO? ग्वालियर, ये मैंने कराया हुआ है क्लास में, not क्लास में बट थ्रू MCQ I had covered this. सिटी ऑफ लिटरेचर किसको बोला गया है? सिटी ऑफ लिटरेचर, यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर की उपाधि किसको दी है? कोड़ीकोड, कोड़ीकोड। What are participatory notes? So these are debt instruments. No, these are derivative instruments that allow investor to participate in equity market. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पार्टिसिपेशन कर सकते हो इंडियन इक्विटी मार्केट में विदाउट डायरेक्टली
यहां पर क्या होता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स में आपको एनोनिमिटी मेंटेन करनी है, आपको डायरेक्ट लफड़ा में नहीं पड़ना है रेगुलेशंस के। तो आप किसी बैंक को कांटेक्ट करके उनसे बोल सकते हो कि मेरे बिहाफ में आप कुछ शेयर्स खरीद लो, दीज बैंक्स विल इशू यू पार्टिसिपेटरी नोट्स, उस पर कुछ परसेंटेज कट लेगी आपका, और आपके बिहाफ में वो पार्टिसिपेटरी नोट होल्ड करेगी। एंड दीज पार्टिसिपेटरी नोट्स आर बेसिकली प्रोमिसेस कि ये इक्विटी आपके नाम पे रहेगी, एंड यू कैन सेल दोज पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो बैंक आपके बिहाफ में जो शेयर्स रखी रहेगी उसको सेल कर देगी, और वट एवर द प्रॉफिट इज उसका एक चंक लेके आपको वापस कर देगी। Question 40. The Financial Stability Development Council is presided by governor. FSDC कौन प्रिसाइड करता है? मैंने क्लास में कराया हुआ है, FM करता है, फिनेंस मिनिस्टर करता है। दिस इज रॉन्ग। द काउंसिल डज नॉट रिसीव डेडिकेटेड फंड फॉर कंडक्टिंग इट्स एक्टिविटीज। So this is also correct. This is correct actually. They do not get separate fund. B is correct. Examine the following. Cost push inflation, inflation which is caused by increase in prices due to rising cost of production, बिल्कुल ठीक. Demand pull, inflation that occur when the overall demand exceeds the economy's capacity. So basically demand increase हो जाता है, supply उतना ही रहता है, तो this is correct. Deflation, slow down in rate of inflation. Disinflation, decrease in the general price level of goods. So disinflation is the slowdown in the rate of inflation, and deflation is the decrease in the general price level. यहां पर ऐसे समझो कि अगर एक साल 5% इन्फ्लेशन है, नेक्स्ट ईयर 4% है, और उसके बाद वाले ईयर में 3% है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसका रेट, बढ़ने का रेट कम हो रहा है हर साल। एवरी ईयर द रेट इज गोइंग डाउन। सो वी विल से व्हाट, दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग डिसइंफ्लेशन। तो ये गलत हो जाता है। मैंने क्या किया था कि थर्ड वाला और फोर्थ वाला दोनों इंटरचेंज किया हुआ है। और डिफ्लेशन क्या होता है? -2% इन्फ्लेशन। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन, मतलब प्राइस लेवल में ड्रॉप आया है। ओके सो ये क्या है? क्वेश्चन 37 में डी दिया है। ओके आई विल चेक इट हाई पावर्ड मनी, एक बार चेक करेंगे। ओके सो इसका आंसर क्या होगा? ओनली टू होगा। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द मीथेन ग्लोबल ट्रैकर? अरे हाँ यार, सॉरी, दिस विल बी डी ओनली। ओके आई डिड नॉट कंप्लीट द क्वेश्चन, आई वाज आस्किंग यू द डिफरेंस बिटवीन ए या डी। ए या डी में से क्या होगा? तो ऑब्लिगेशन, हाई पावर्ड मनी ऑल्सो शोज द ऑब्लिगेशन दैट यू हैव, करेक्ट? आपका क्या ऑब्लिगेशन है सरकार का वो भी दिखाता है। तो जो रिजर्व्स है, ऑल द रिजर्व्स दैट आर हेल्ड, वो भी तो इट इज हेल्ड बाय द बैंक, वो भी तो इंक्लूड आप करोगे उसमें। ओके सो आई थिंक आंसर विल बी डी। एक बार इसको चेक कर लूंगा मैं, एंड देन आई विल टेल यू। आंसर इसका डी ही होगा। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट? IEA। तो मीथेन ग्लोबल ट्रैकर इज पब्लिश्ड बाय IEA। Which of the following best describes gross value added, GVA? तो GVA is the measure of value of goods and services produced in an area। बिल्कुल सही। अगर आपको इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर एरिया में अगर देखना है सेक्टोरल एनालिसिस, ऑलवेज रिमेंबर GVA इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्टोरल एनालिसिस। अगर सेक्टोरल एनालिसिस आपको करना है तो GVA आपको देखना होगा, which excludes the cost of intermediate good. It represents the total value of all goods and services traded internationally, highlighting a country's export capabilities. Is this correct? Is this correct? बिल्कुल नहीं। ओके सो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका, द सेकंड स्टेटमेंट इट इज इनएक्यूरेट। क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? ये सही है, ये गलत है। GVA इज कैलकुलेटेड by subtracting a nation's total export from its imports to determine trade balance। बिल्कुल नहीं,
ये है ही नहीं मतलब जीवीए का। GVA refers to the gross domestic product adjusted for inflation. This is called real GDP. This is called balance of payment. Okay. And ये जो है, this is also not done because GVA international नहीं देखता है. GVA only sees the domestic economic activity. So answer will be only one. आंसर क्या होगा इसका? ओनली वन होगा. Marginal standing facility, so its aim is to reduce volatility in the overnight lending rates in the interbank market. Correct. Borrowing rate under this facility is higher. This is also correct. तो MSF को और क्या बोलते हैं? MSF को और क्या बोलते हैं? There is something called, आपको याद है मैंने बताया था penal rate, penalty rate या penal rate होता है. There is something called the penal rate that they have to take. So ये जो है आप अगर देखोगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओके, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लेकिन यहाँ पर देखो आप एमएसएफ, तो जनरली एमएसएफ कितना होता है? 25 से 50 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.25% से लेके 0.5% तक हायर होता है. तो क्यों होता है हायर? ये हायर क्यों होता है? ताकि बैंक्स को रियलाइज हो कि हमेशा आप एमएसएफ पे बैंक नहीं कर सकते. You cannot rely on MSF to bail you out to adjust your overnight liquidity. So this is also correct. The facility was introduced by RBI in response to 2008 global financial crisis. This is wrong. MSF जो है आपका वो 2011 में आया था. Okay, it came later on. बोलो भाई. सर मैं ये कह रहा था, जो फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है, इट्स एम इज टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी इन द ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स इन द इंटरबैंक मार्केट. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इंटरबैंक मार्केट में थोड़ी है. फर्ज करो कि आप कोई बैंक को, मान लो आप हो पीएनबी और मैं हूँ कोई एचएसबीसी हूँ, ठीक है. तो लेकिन इसमें ये होता है ना कि अगर मेरे को ओवरनाइट की दिक्कत है तो मैं आरबीआई के पास जाऊंगा. अपनी जो रेपो के ऊपर भी मेरे को अगर दिक्कत आ रही है तो मैं अपने एसएलआर प्लेज कर दूंगा, एनडीटीएल का 1%, और फिर पैसे लूंगा. ये थोड़ी होता है कि एचएसबीसी गया कि भाई पीएनबी के पास कि भाई मेरे को हेल्प करो हेल्प करो. तो इंटरबैंक थोड़ी होगा, वो तो सिर्फ आरबीआई के साथ डील नहीं करता है क्या? या फिर मैं कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ? ओवरनाइट करता है क्या एनडीटीएल? आप ओवरनाइट के लिए, ओवरनाइट क्या होता है मतलब 15 दिन के लिए या एक दिन के लिए, 48 आवर्स के लिए, इतना दिन के लिए आप अपना थोड़ी एनडीटीएल या अपना एसएलआर को प्लेज कर दोगे. वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ये इंटर बैंक क्या होता है. पहले आप बैंक से मांगते हो एक दूसरे बैंक से. वॉलेटिलिटी यहाँ पर समझो मतलब क्या है? रिड्यूसिंग वॉलेटिलिटी. मान लो एमएसएफ एग्जिस्ट सो दैट द बैंक्स कैन नॉट एक्सप्लॉइट ईच अदर. ठीक है, क्योंकि हमें ओवरनाइट लिक्विडिटी करनी है तो आप एक दूसरे से मांग रहे हैं, तो पीपल दे गिव कि ठीक है भाई, एक सिस्टम हमारा चल रहा है इंटर बैंक लिक्विडिटी का, जहां पर हम आपको कुछ पैसा दे दे रहे हैं, उस पर हमारी कमाई हो जा रही है थोड़ी बहुत. ओके. लेकिन एमएसएफ इसलिए रहता है ताकि एक ऐसा लास्ट रिजॉर्ट का कुछ रहे कि यहां पर बैंक्स जा सकती है, यहां पर बैंक्स जा सकती है, सो दैट ईच अदर द बैंक्स डू नॉट स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग ईच अदर. कि तू जाएगा कहां, आप कहां पर जाओगे, ये कह के बैंक्स जो है आपको एक्सप्लॉइट ना करे. तो एमएसएफ इसलिए होता है, इट इज अ लास्ट रिजॉर्ट. पीनल रेट इसीलिए कहते हैं इसको कि अपना आपको सुधारो. आरबीआई कहती है कि ठीक है, यू कैन बैंक अपॉन दिस. एमएसएफ पे आप बैंक कर सकते हो सो दैट यू खेल डोंट के गेट मतलब किसी तरह पैसा निकलवा रहा हूँ. हाँ, यू डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड बाय इंटरबैंक. ऐसा होता है ना कि आप दोस्तों से पैसा मांग रहे हो, आपके दोस्त को पता है कि यार इसके तो फादर मदर पैसा देते नहीं है, तो इससे मैं कुछ भी सूद पे पैसा इसको दे दूं. ओके, इसको मैं बोल दूं कि 50% इंटरेस्ट रेट पे दे दे. लेकिन इनको अगर दोस्त को पता है कि नहीं, अगर मैं इसको ज्यादा एक्सप्लॉइट करूंगा तो मैं भी कुछ नहीं कमा पाऊंगा और इसके फादर मदर से ये मांग लेगा, तो वो क्या करेगा, औकात में रहेगा, आपको सही रेट पे आपको पैसा उधार दे देगा. सो आंसर विल बी 1 and 2. दिस थर्ड इज रॉन्ग. 2011 में इशू हुआ था एमएसएफ. CPI measures the average change over time in the prices paid by urban and rural consumer for a market basket of consumer goods and service. बिल्कुल सही है. CPI is used primarily as an economic indicator to assess inflation and deflation in an economy. Okay. CPI calculation includes all categories of goods, including investment items and savings. नहीं, this is wrong.
सीपीआई क्या करता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट नहीं देखता है, कंजम्पशन देखता है, कितना आपने कंज्यूम किया। सो दिस थर्ड इज रॉन्ग। जब थर्ड रॉन्ग हो जाता है तो आंसर 1, 2 एंड 4 ऐसे ही आ जाता है। Which of the following elements are considered in determining a country's quota which impacts its special drawing rights? तो population size को हटा के weighted average of GDP, openness, economic variability. Answer will be simple A, 2, 3 and 4. Population size से मैटर नहीं करता आपका SDR. What is primary focus of Hague Convention? मैंने ये क्लास में भी कराया है, मैंने ये आपको उसमें भी दिया है PIB करंट अफेयर्स में, और ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा है ग्रुप पे। सो हेग कन्वेंशन जो है ये चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग हेग कन्वेंशन है। वन ऑफ द हेग कन्वेंशन इज सो दैट कि कभी कभार क्या होता है कि मान लो मदर है टर्की की, फादर है सीरिया का, तो फादर बच्चे को लेके सीरिया भाग गया, मदर है इंडियन, फादर है अमेरिकन, फादर बच्चे को लेके अमेरिका भाग गया, तो वहां पर हेग कन्वेंशन जो है वो कोऑर्डिनेट करता है बेसिकली सो दैट पेरेंटल एलियनेशन इन इंटरनेशनल मैरिजेस ना हो। जंपिंग जीन्स में इसमें से इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो यहां पर जंपिंग जीन्स जो है ये ट्रांसमिशन हॉरिजॉन्टल भी होता है, एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में, या स्पीशीज में ही, एक स्पीशीज में ही उसका ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है विदाउट, मतलब इट इज नॉट ओनली पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग जहां से जंपिंग जीन्स जो है आपका जाता है। जंपिंग जीन्स इधर हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है विद इन स्पीशीज, एंड इट कैन ऑल्सो रेप्लीकेट इनसाइड। तो ये गलत है, यहां पर इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ शॉर्ट सेलिंग? सो बोरोइंग शेयर्स ऑफ स्टॉक आप you that you do not own and selling them at current market price and then buying back later at a lower price, तो यही होता है। आपको मैंने लॉन्ग करना शॉर्ट करना बताया था, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। Reserve Bank of India has introduced several initiatives to address the issue of non-performing asset. इसमें से क्या क्या है एनपीए के लिए? तो ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या? ऑपरेशन ट्विस्ट बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन ट्विस्ट नहीं है क्योंकि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है? इट इज देयर टू मैनेज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ओके, ईल्ड को, लॉन्ग टर्म ईल्ड को मैनेज करने के लिए होता है। इफ यू गाइज रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट कैसे जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदेगा तो ईल्ड नीचे चला जाएगा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड को बेचेगा तो उसका ईल्ड ऊपर चला जाएगा। सो आंसर विल बी 1, 3 एंड 4। देयर इज ओनली वन ऑप्शन बिकॉज 2 हटाओगे तो आपका 1, 3 एंड 4 आ जाता है। अब आ जाते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे। दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that provide banking services to urban and semi-urban area focusing on the needs of small borrower। बिल्कुल सही। Regulatory framework involves a dual control with the RBI overseeing banking function and the cooperative state government seeing the cooperative function। Is this correct or is this relevant now? पहले होता था, this was true before 2020, लेकिन 2020 के बाद बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट आया और उसमें जो यूसीबी है उसको 100% आरबीआई के कंट्रोल में लाया गया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 100% आरबीआई के कंट्रोल में ले आया गया। UCBs are allowed to perform all banking activities including issuing their own currency and setting monetary policy independent of RBI। नहीं भाई, 100% आरबीआई के कंट्रोल में। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो 2 एंड 3 आर रॉन्ग। जो जब 2, 3 रॉन्ग होता है तो आंसर बचा हमारा 1 एंड 4। yes they are classified into tiers। इसमें से वेंचर कैपिटल का बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स लोन्स टू स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस विथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एड, बिल्कुल नहीं। इट बाइज आउट मेजॉरिटी शेयर इन कंपनीज टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ देयर ऑपरेशन, बिल्कुल नहीं। दे प्राइमरी इन्वेस्ट इन एस्टैब्लिश लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, बिल्कुल नहीं। आंसर इज ए। दिस वेंचर कैपिटल बेसिकली वीसी जो है आपका स्टार्टअप्स में विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन्वेस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट? डॉलराइजेशन का मैंने डॉलराइजेशन की क्लास भी ली थी, इफ यू गाइज रिमेंबर आई हैड टेकन अ क्लास ऑन डॉलराइजेशन। सो डॉलराइजेशन कैन फोर्स अ कंट्री टू मेंटेन टाइटर फिस्कल पॉलिसी एज इट कैन नॉट प्रिंट मनी। दिस इज करेक्ट बिकॉज जब आप डॉलराइजेशन में क्या करते हो, अडॉप्ट कर लेते हो डॉलर को,
सो जो अडॉप्ट अगर आपने डॉलर कर लिया तो आपके पास तो डॉलर प्रिंटिंग का राइट नहीं है, इट इज विद द यूएस गवर्नमेंट। तो आप क्या करते हो, टाइटर फिस्कल पॉलिसी लेते हो, बिकॉज आप अपने विम्स एंड फैंसीज पे, अपने विम्स एंड फैंसीज पे यू कैन नॉट print money anymore. Adopting US dollar automatically improve countries trade relations with major economy. ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट नहीं होता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ट्रेड पॉलिसीज। डॉलर आपने ले लिया लेकिन ट्रेड पॉलिसीज आपकी बेहुदा है, बेकार है, तो आप नहीं, यू कैन नॉट से दैट। तो मैं टू हटा देता हूं तो आंसर मेरा ऐसे ही आ गया। अ डॉलराइज्ड कंट्री कैन नॉट एडजस्ट इट्स एक्सचेंज रेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आपने अपनी फिस्कल सॉवरेंटी यूएस को दे दी। डॉलर जब आपने अडॉप्ट किया, सो यू गेव अप ऑल योर राइट्स टू प्रिंट मनी एंड सेट द रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, दिस इज करेक्ट। इट इंश्योर्स ए कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ बाय डायरेक्टली लिंकिंग इट्स परफॉर्मेंस टू यूनाइटेड स्टेट्स, इट इज रॉन्ग। आपका पॉलिसीज भी मैटर करेगा, सिर्फ डॉलर को ले लेने से नहीं होगा। इसमें से लायबिलिटीज क्या क्या है आरबीआई की, वो देखो। फॉरेन एक्सचेंज उसकी लायबिलिटी है? नहीं, उसका एसेट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसकी लायबिलिटी है? करेंसी इशूड उसकी लायबिलिटी है, बिल्कुल उसकी लायबिलिटी है। डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स हेल्ड बाय आरबीआई बिल्कुल है। एडवांसेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी क्या? यस, इट विल नॉट बी अ लायबिलिटी, इट विल बी एन एसेट। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई होल्ड कर रहा है, इफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज बीइंग हेल्ड बाय आरबीआई, इट मींस कि गवर्नमेंट ओज आरबीआई, आरबीआई का फायदा है। आंसर विल बी 3 एंड 4। ये सबने सही किया था, आई होप। इसमें से पूछ रहा है बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन फॉर आइडेंटिफाइंग ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जिसको क्या बोलते हैं, जीएसआईबी। इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिफाई करना और पब्लिश करना, करने के लिए? तो इट इज द एफएसबी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, दैट इज बेस्ड इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ये बेस्ड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, और वो जीएसआईबी का बेजल नॉर्म्स, आपको पता है, बेजल बैंकिंग नॉर्म्स फॉर बेटर बैंकिंग रेगुलेशंस। What are state development loans and which of the following accurately describe their characteristic? तो SDLs are securities issued by state government to finance their budgetary deficit. This is correct. Interest earned on SDL is exempt from income tax. This is not. Income tax लेती है। ये 2023 में क्वेश्चन आया था राइट्स पे, राइट्स पे क्वेश्चन आया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि राइट्स जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो, या इन्विक्ट्स होता है, नहीं राइट्स पे नहीं आता, इन्विक्ट्स पे आया था, सॉरी। तो सरकार इन जनरल कभी भी, सरकार जो है इन जनरल कभी भी टैक्स फ्री नहीं करती है। टैक्स फ्री कब करती है? कैन यू टेल मी समथिंग विद एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट हैज बीन मेड टैक्स फ्री बाय द गवर्नमेंट? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट एसजीबी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, उसमें क्या होता है, वहां पर अगर आप मेच्योरिटी तक अगर आप होल्ड कर लेते हो, यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स। सो ये गलत है, एसडीएल पे आपको इनकम टैक्स देना है, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म गेन, कैपिटल गेन्स इसमें रहेगा। एसडीएल्स आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट इंश्योरिंग अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। दे आर नॉट गारंटीड बाय गवर्नमेंट, दे आर गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Reserve Bank conducts the auction of SDL on behalf of state government. This is true. Answer is 1 and 4 only. Organization, which organization? हाँ, individuals के लिए होता है। I'm not very sure about organization. You have to check. अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसमें से सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा जब लिक्विडेशन होगा? बताओ। सबसे पहले सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो कि लोन दिया है विथ अ कोलैटरल, सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद अनसिक्योर्ड आएगा, उसके बाद गवर्नमेंट ड्यूज वाले आएंगे, और उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आएगा। तो आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो है सबसे लास्ट में आएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है आपका सबसे लास्ट में आएगा इसमें। दिस इज ए 2018 2018 का अमेंडमेंट था, सेक्शन 53, सेक्शन 53 ऑफ द बैंक्रप्सी कोड, उसमें दिया हुआ है। किसी की सैलरी है, किसी की सैलरी है, किसी वर्कमैन की सैलरी अगर रुक गई है, उसको भी ऊपर प्रायोरिटी देते हैं, उसको भी ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। दे गेट द मनी बिफोर
everyone else. Consider the following statements regarding IMF. India has not taken any financial assistance from IMF since 1993. This is correct. This is actually correct. इंडिया ने लास्ट अपना जो लोन है साल 2000 में वापस कर दिया. तो 2 and 3 will not be the answer. RBI governor is ex officio governor on the board of IMF. No, the finance minister, the minister of the finance minister, okay, minister of financial affairs is. तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो गया. आर्टिकल 4 कंसल्टेशन ऑफ IMF डील विद द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मेंबर कंट्री. दिस इज करेक्ट. आंसर विल बी 1 and 3. Global greenhouse gas monitoring infrastructure recently in news has been introduced by WMO, World Meteorological Organization. What does the term front running refers to? So एक unethical practice है. It's an unethical and illegal practice जहां पर broker execute करता है order on security for their own account while aware of pending client orders that will influence the price of security. इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज आपने अपने ब्रोकर को बोला कि 10 करोड़ शेयर खरीद लो XYZ कंपनी के. तो ब्रोकर को पता है कि द मोमेंट they will buy the 10 crore shares, the price is going to go up. ब्रोकर को तो पता चल गया ना. The moment he will buy the 10 crore shares, the price is going to go up because क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा शेयर का, तो प्राइस बढ़ जाएगा. लेकिन वो क्या करेगा, 10 करोड़ शेयर का जो ऑर्डर है उसको रोके रहेगा, पहले अपने खरीद लेगा अपने अकाउंट से. इज इट नॉट ए फॉर्म ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग? इज इट नॉट ए फॉर्म ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग? क्योंकि आपको न्यूज पता है ना कि आपका कोई क्लाइंट जो है वो बड़ा ऑर्डर दे रहा है. आपका क्लाइंट बड़ा ऑर्डर दे रहा है, तो आपने क्या किया, उसके पहले 10 करोड़ शेयर खरीदने, एग्जीक्यूट करने के, उस बड़े ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने से विच मे हैव इन्फ्लुएंस द प्राइस, आपने अपने खरीद लिया अपने पर्सनल अकाउंट से ताकि आपको भी फायदा हो जाए. सो दिस इज मैनिपुलेशन, दिस इज स्टॉक मैनिपुलेशन, दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग. सो आंसर विल बी बी. ओके, आंसर विल बी बी. ओके. Okay, any question that you guys might have? Any question? I think yes, you have to give capital gains. You have to give capital gains on IIBs. Inflation index bond जो है उस पे आपको देना पड़ेगा कैपिटल गेन्स टैक्स. सरकार सिर्फ कहीं कहीं पे छोड़ती है, इन जनरल SGBs में छोड़ देती है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में छोड़ देती है. ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, लेट अस कंफर्म 37 क्वेश्चन. मनी सप्लाई का क्या सीन है? राइट, हाँ, तो डी होगा आंसर इसका. सो जनरली हाई पावर्ड मनी को क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, और इट रिफर्स टू द फाउंडेशन अपॉन विच द बैंकिंग सिस्टम इज क्रिएटेड. तो यस, सो व्हाट हैड हैपेंड दैट टाइम, एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज्ड. आपसे पूछ रहा था ए होगा या डी होगा, और उसी में आगे बढ़ गया बिना आंसर बताए. आंसर विल बी डी. ओके, इसमें सारा आपको फिजिकल मनी रहता है एज वेल एज द रिजर्व्स दैट द कमर्शियल बैंक होल्ड. तो हाई पावर्ड मनी जो है इसमें होता है. नहीं, आई टोल्ड यू ना, आंसर डी है. अच्छा, मनी सप्लाई कौन सा, मनी सप्लाई का क्वेश्चन, विच इज द क्वेश्चन ऑफ मनी सप्लाई, 7 कि 6? ये वाला, what action among the following would lead to reduction? ओके, सो मनी सप्लाई आप देखो, बाकी सारे में कैश रिजर्व रेशियो आप डिक्रीज कर रहे हो, बोरोइंग्स जब इंक्रीज हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं, डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, फॉर्मल इकोनॉमी का मनी सप्लाई बढ़ रहा है. बैंकिंग है क्या, फॉर्मल इकोनॉमी का है ना. सो वेनेवर आप देखोगे जैसे कि
कैश आप यूज करते इकोनॉमी में, कैश आप जब आप यूज करते हो तो यहां पर होता क्या है, जब आपने यूज कर लिया, सपोज ऐसे समझो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूं। आपने बैंक में पैसे जमा नहीं किए, आपने बैंक में पैसा जमा नहीं किया, आपने कुछ खरीद लिया, आपने उस कैश को इकोनॉमी में यूज कर लिया। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते, जस्ट थिंक अपॉन दिस, अगर बैंक में पैसा जमा करते तो बैंक वाले उस पैसा को यूज करके किसी को लोन देते, बैंक वाले उस पैसा को यूज करके किसी को लोन देते, और वो जो लोन होता उस पे इंटरेस्ट मिलता, उस लोन पे इंटरेस्ट मिलता। तो क्या वहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, एक पैसे का मतलब 1 रुपए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है लोन देने में, देन लोन देके उससे वापस जब आएगा इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट पेमेंट होगा, तो ऐसे मनी सप्लाई बढ़ रहा है, आपका मनी सप्लाई का बेस बढ़ रहा है। लेकिन जब आप कैश में यूज कर दोगे, ओके, बट बैंक अगर इंटरेस्ट बढ़ाएगी तो लोग डिपॉजिट ही करेंगे। ओके, सो दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन ना, दैट इज अ रियलिटी बट दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पर पूछ रहा है मनी सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिल्कुल बैंक इंटरेस्ट बढ़ाएगी तो लोग अट्रैक्ट होंगे, बट दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर, राइट? इट हैज नथिंग टू डू विद द मनी सप्लाई पार्ट। मनी सप्लाई में क्या पूछ रहा है आपसे? हाँ, कैश अगर आप बांटोगे, ओके, कैश तो क्रिएशन होगा, क्या कंजम्पशन होगा, बट क्या नए मनी का क्रिएशन होगा? नए मनी का क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? बिकॉज आप 10 रुपए अगर लोन दे रहे हैं तो वहां से आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो आर्ट यू क्रिएटिंग न्यू मनी? क्योंकि जो वापस देगा पैसा आपको वो 12 रुपए देगा, 10 रुपए के लोन पे 12 रुपए आपको वापस देगा। और जो आप 4 रुपए या 10 रुपए आपने डिपॉजिट किया, क्या उस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तुम्हें? क्या आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है? तो क्या मनी क्रिएशन हो रहा है? घर में रखे रहोगे या कैश यूज करोगे कंपेयर टू बैंक में रखने से, तो बैंक में क्रिएशन हो रहा है कि नहीं मनी का? सिर्फ रखने से, हर हर दिन आता है ना मैसेज, 30 रुपीज इंटरेस्ट अर्न टूडे, 70 रुपीज इंटरेस्ट अर्न टूडे। तो यहां पर आप समझे कि मनी सप्लाई विल ओनली इंक्रीज व्हेन इट इज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर। अगर आप कैश हैवी इकोनॉमी है तो मनी सप्लाई विल बी रेस्ट्रिक्टेड। इज इट क्लियर?